नमस्कार दोस्तों। देखें, पिछली क्लासेस में हम लोगों ने जो जियोमॉर्फो, क्लाइमो, ओशियनो, बायो जो पाठ्यक्रम में है उसको हम लोगों ने कवर किया। आज से जो हम लोग मसला स्टार्ट कर रहे हैं, ये हम लोग मसला स्टार्ट कर रहे हैं मैपिंग का। ठीक, आज से हम लोग मैपिंग स्टार्ट कर रहे हैं। अगर हिंदी में हम इसको बोलें तो हम कह सकते हैं कि आज से जो हमारा टॉपिक है ये मानचित्रों का स्टार्ट हो रहा है। मैपिंग का हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, मैपिंग के क्लास को स्टार्ट करने से पहले कुछ मौलिक चीज़ें हैं, कुछ मूलभूत चीज़ें हैं जिसको जानना हमारे लिए आवश्यक है। और उनमें कुछ वही चीजें हैं जो ऑलरेडी हम लोग पहले फिजिकल ज्योग्राफी में देख चुके हैं, जियोमॉर्फोलॉजी में देख चुके हैं। एक बार मैं संक्षेप में इसको चाहूंगा कि हम लोग समझ लेते हैं। इसको प्रारंभ करने से पहले कुछ सामान्य बातें हैं। जैसे एक तो हमें यह जानना है पृथ्वी का निर्माण, ओरिजिन ऑफ द अर्थ। देखिए, यहां मामला यह है क्योंकि पहले भी हम लोग इस मसले को समझ चुके हैं। बावजूद इसके हम लोगों को क्योंकि मैपिंग स्टार्ट करना है तो बेसिक के लिए फ्रॉम जीरो टू एडवांस जाने के लिए हमें ये चीजें जानना जरूरी है कि पहले तो हम लोग जान लेंगे पृथ्वी का निर्माण, साथ ही साथ में हम लोग ये जान लेंगे कि पृथ्वी का पृथ्वी का वर्तमान स्वरूप कैसा है। वजह यह है कि जब हम लोग पृथ्वी के वर्तमान स्वरूप को देख लेंगे तो उसी फॉर्म के आधार पर, उसी स्वरूप के आधार पर हम लोग मैपिंग की बात करेंगे। ब्रीफ में एक स्टोरी हम लोग कवर कर लेते हैं और वो स्टोरी कुछ ऐसा है कि अर्थ के निर्माण के क्रम में, या हम बोलें कि जो हमारा ब्रह्मांड है इसके निर्माण के क्रम में एक घटना हुई जिसको हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी में खूब डिटेल में समझ चुके हैं, और वो है महाविस्फोट। हम लोगों ने इस टॉपिक को समझने के लिए एक सिद्धांत का अध्ययन किया था और वो सिद्धांत है महाविस्फोटक सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंगली वर्तमान में जो हमारा स्पेस है, जो हमारा अभी गैलेक्सी है, वहां पर बहुत सारे छोटे 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 पिंड आकर के, छोटे छोटे कण आकर के आपस में मिले। मैं एक बार जल्दी जल्दी इसको बता रहा हूं। ये मिलकर के एक छोटे गोले के स्वरूप में रूपांतरित हुए, जिसके लिए हम लोगों ने टर्म यूज किया था टिनी बॉल। और ये टिनी बॉल के रूप में जब एकत्रित हुए तो इनकी डेंसिटी बढ़ गई। डेंसिटी बढ़ने के साथ साथ में इनके अंदर में कंप्रेस जब हुआ कि जब दबाव हुआ तो दबाव होने की स्थिति में टेंपरेचर भी बढ़ा, दबाव बढ़ गया, टेंपरेचर बढ़ा, और इसमें जो अमाउंट ऑफ एनर्जी थी, जो ऊर्जा की मात्रा थी, वो बढ़ी। और उस ऊर्जा की मात्रा के बढ़ने के कारण ये पिंड अपनी धुरी पर बड़ी तेजी से घूमने लगा। कुछ समय के उपरांत अगर आप देखें, जैसे लगभग 13.7 बिलियन वर्ष पूर्व एक विस्फोट हुआ जो बहुत बड़े स्तर पे था, बहुत बड़े पैमाने पे था, और वो विस्फोट ही क्या कहलाया? महाविस्फोट कहलाया। ठीक, जिसके लिए हम लोग इंग्लिश में जो टर्म यूज करते हैं वो टर्म यूज करते हैं बिग बैंग। ठीक, महाविस्फोट हुआ। महाविस्फोट होने की स्थिति में अलग अलग दूरी पर जो मूल वो पिंड था वो तो रूपांतरित हो गया सूर्य के रूप में। जो उससे पदार्थ बाहर निकले, अलग अलग उनका एकत्रीकरण हुआ, और उनके एकत्रीकरण के क्रम में ही विभिन्न प्रकार के ग्रहों और उपग्रहों का निर्माण हुआ। साथ ही साथ में कई सारे उल्का पिंड भी बने जो किसी एक ग्रह के बोले अट्रैक्शन में नहीं आए। ठीक, वो जिसके आकर्षण में आते हैं उसका चक्कर लगाते रहते हैं। बहरहाल, इसी के क्रम में पृथ्वी भी अस्तित्व में आई, अर्थ भी अस्तित्व में आया। और पृथ्वी अपने उत्पत्ति के समय में, जिस टाइम पे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, उस टाइम पर यह पृथ्वी गर्म तप्त गैसीय गोले के समान थी। कालांतर में धीरे धीरे इसके तापमान में कमी आई और इस पृथ्वी पर दो बड़े पिंड थे, एक जलीय पिंड और एक स्थलीय पिंड। यहां पर हम लोग इसको कुछ इस तरह से देख लेते हैं। ऐसा ये स्थलीय पिंड है और ये स्थलीय पिंड चारों ओर एक बृहद जलीय पिंड से घिरा हुआ था। ये जो बृहद जलीय पिंड था इसको कहा गया पैंथालासा, इसको नाम दिया गया पैंथालासा। अब आपको हो सकता है कि ये लगे कि मैपिंग का काम हम लोगों को करना है तो यहां पर जाने की आवश्यकता क्या है? बिल्कुल जीरो से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये जो पिंड, स्थलीय पिंड, चारों ओर जलीय पिंड से घिरा था, ये जलीय भाग कहलाया पैंथालासा, और ये स्थलीय पिंड जिसको बृहद महाद्वीप कहा गया, सुपर कॉन्टिनेंट कहा गया, ये कहलाया पैंजिया। और इस पैंजिया के बीच में एक भूसन्नति, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ध्यान होगा, एक भूसन्नति की उपस्थिति थी और इस भूसन्नति को टेथिस भूसन्नति कहा गया। टेथिस जियोसिंक्लाइन या टेथिस भूसन्नति, हाँ, इसको टेथिस सागर की संज्ञा भी दी जाती है, बहुत सारी किताबों में आप पढ़ेंगे तो ये टेथिस सागर के नाम से भी जाना आता है। हमने फिजिकल ज्योग्राफी में बाकायदा बात कर रखा है कि आखिर सागर और भूसन्नति में डिफरेंस क्या है। हमने ये भी बात कर रखा है कि भूसन्नति आखिर होता क्या है। एक सकरा भाग होता है, गहरा भाग होता है, दलदली भाग होता है जिसमें जल के साथ साथ में स्वैम्प की भी मात्रा होती है, दलदल की भी मात्रा होती है। ये टेथिस भूसन्नति था। इस टेथिस भूसन्नति के ऊपर में, उत्तर में, ये कहलाया अंगारा लैंड, और इसके दक्षिण वाला भाग ये कहलाया गोंडवाना लैंड, ये कहलाया गोंडवाना लैंड। कालांतर में इस पैंजिया का विखंडन हुआ और इस पैंजिया के विखंडन के परिणाम स्वरूप, इसका जब विखंडन हुआ तो अंगारा लैंड के विखंडन से नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ग्रीनलैंड, ठीक, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप, ये सारे के सारे अस्तित्व में आए। जबकि गोंडवाना लैंड के विखंडन के परिणाम स्वरूप, सॉरी, ये साउथ अमेरिका नहीं, इसको एक काम करेंगे, नॉर्थ अमेरिका के साथ साथ में ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड के साथ साथ में यूरोप, इधर लिखा हुआ है। गोंडवाना लैंड के विखंडन से साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ठीक, यहां अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, पेनिनसुला इंडिया, बोले तो प्रायद्वीपीय भारत। क्योंकि हम लोग डिटेल में इसको फिजिकल ज्योग्राफी में कर चुके हैं इसलिए हम ब्रीफ में इस पर बात कर रहे हैं। ये सारे के सारे अस्तित्व में आए, ठीक। और आगे चल करके पृथ्वी अपने वर्तमान स्वरूप में आई। वर्तमान स्वरूप का मतलब यहां पर यह है कि प्रेजेंट में जो फॉर्म हमें नजर आता है, पृथ्वी जिस स्वरूप में दिखती है, वो एक हम लोग आउटलाइन डायग्राम हाथ से पहले बना करके देख लेते हैं। ये अर्थ है और इस पैंजिया के विखंडन के परिणाम स्वरूप ये पृथ्वी कुछ इस तरह अस्तित्व में आई। मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोग इस तरह के डायग्राम से पहले से भी परिचित हैं। पहले भी हम लोग इस तरह के डायग्राम ड्रॉ कर चुके हैं जब भी हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी या जियोमॉर्फो, क्लाइमो, ओशियनो, इन सभी सेक्शन में लगभग हम लोगों ने इस पर बात कर रखा है। ये कुछ इस तरह से अस्तित्व में आया, ठीक। इधर में ये ऐसा कुछ, इधर में एक रफ इमेज हम लोग ड्रॉ कर ले रहे हैं। देखें, ये जो कॉन्टिनेंट है ये है नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये यूरोप,
ये एशिया, ये अफ्रीका, ये एंटी लिख दे रहे हैं, इसका मतलब है अंटार्कटिका। ये है ओशिनिया। ओशिनिया का मतलब है कि इसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और नियर बाई जो आइलैंड्स हैं ये सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। ठीक, इधर में जापान, फिलीपींस, ये सारे के सारे। यहाँ पर ये इमेज बनाने के पीछे एक वजह ये भी है कि जब भी पेंजिया का विखंडन हुआ तो ये कॉन्टिनेंट तो अस्तित्व में आए ही आए, साथ ही साथ में ओशियंस भी, महासागर भी अस्तित्व में आए। और महासागरों में ये है पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। ठीक, इधर में आएंगे तो ये अटलांटिक ओशियन, ये है इंडियन ओशियन, ये है साउदर्न ओशियन, जिसको दक्षिणी महासागर या दक्षिणी ध्रुव महासागर भी कहते हैं। इसके लिए अंटार्कटिका ओशियन या अंटार्कटिका महासागर जैसे शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। ये नॉर्दर्न ओशियन, नॉर्दर्न ओशियन, ये सारा का सारा एरिया, या इसके लिए आर्कटिक महासागर शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। और इधर में अगर हम देखेंगे तो ये फिर हमारा आ गया पैसिफिक ओशियन। हम लोगों ने पहले भी बात कर रखा है कि अगर इस तरह आप देखेंगे तो आपको ऐसे में नजर आ सकता है, बिल्कुल शुरुआती बेसिक बिल्कुल जीरो से अगर हम बात करें तो हो सकता है कि हमारे दिमाग में ये आए कि इधर पैसिफिक ओशियन और इधर भी पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर। ठीक है, पैसिफिक को हिंदी में प्रशांत, और प्रशांत का मतलब होता है विशाल, बड़ा, बृहद, है ना। सभी महासागरों में सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। तो हो सकता है कि दिमाग में एक इस तरह की नादानी आए कि क्या दो महासागर हैं। वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि अर्थ ओवल शेप में है, और ओवल शेप में होने की स्थिति में सपोज ऐसे है अर्थ, ठीक, और ये पैसिफिक ओशियन है, ये अगल बगल। लेकिन जब हम स्टडी करने के लिए इसका एक मैप बनाएंगे, अभी हम बात करते हैं कि मैप आखिर होता क्या है। जब हम इसको डायग्राम ड्रॉ करेंगे एक शीट पे, तो इसको हमें ओपन करना होगा, और ओपन जब करेंगे तो इधर का और इधर का ये वाटर बॉडी है एक ही, लेकिन ये वाटर बॉडी क्या हो जाएगा, एक दूसरे से अलग हो जाएगा। अगर है पैसिफिक ओशियन ही या कोई भी एक महासागर है तो एक साथ में है, लेकिन स्टडी करने के लिए, इसका अध्ययन करने के लिए जब हम इसका डायग्राम बनाएंगे नोटबुक पर या कोई किताब छापी जाए जिसमें इसका इमेज बनाया जाए, तो ओवल शेप में तो बनाएंगे नहीं, इसको ओपन करेंगे क्योंकि आसानी हो जाएगी पढ़ने में। तो जब भी हम इसको ओपन करेंगे तो इधर और इधर ये दो भागों में बंटा हुआ नजर आ जाएगा। तो हो सकता है कि हमें ये लगे कि ये दो हैं, लेकिन है वास्तव में एक। ठीक, तो कुल मिलाकर के हमने अभी फिलहाल इतना जान लिया कि पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, और पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ साथ में पेंजिया और पैंथालास अस्तित्व में थे। पेंजिया का विखंडन हुआ। अब एक बात ध्यान रखेंगे कि पेंजिया का विखंडन कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सारी चीजें हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं। यहां हमें बस इतना जानना है कि जब भी पेंजिया का विखंडन हुआ तो कई सारे महाद्वीप, बड़े बड़े द्वीप, ये तो अस्तित्व में आए ही आए, साथ ही साथ में महासागर भी अस्तित्व में आए, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। हमें यह ध्यान देना है कि अगर हम अपने लेफ्ट से राइट की ओर चलें तो सबसे पहले तो हमें पैसिफिक ओशन मिलेगा, आगे बढ़ेंगे तो हमें नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका मिलेगा, फिर आगे बढ़ेंगे तो हमें अटलांटिक ओशन मिलेगा, फिर आगे बढ़ेंगे तो यूरोप मिलेगा, इसके साउथ में हमको अफ्रीका मिलेगा, इसके आगे बढ़ेंगे तो हमें एशिया मिलेगा। ठीक, हालांकि एशिया में जब हम लोग पहुंचेंगे तो एशिया का डिवीजन देखेंगे कि एशिया को कितने भागों में क्लासिफाई किया गया है। ठीक, ईस्टर्न एशिया कौन सा है, वेस्टर्न एशिया कौन सा है, साउदर्न एशिया कौन सा है, साउथ ईस्ट एशिया कौन सा भाग है, वो अलग चीज है। जब लोग एक एक कॉन्टिनेंट पे आएंगे तब। ठीक, यहां आगे हम चले तो एशिया मिला, एशिया के साउथ में हमें इंडियन ओशन मिला। ठीक, और इन सबके नीचे दक्षिण में बिल्कुल अंटार्कटिका महाद्वीप है, और ये अंटार्कटिका महाद्वीप अंटार्कटिका ओशन से घिरा हुआ है। ठीक है ना, चारों ओर अंटार्कटिका ओशन से, जिसको हम लोगों ने अभी बात किया था कि इसको दक्षिणी ध्रुव महासागर, साउदर्न पोल ओशन भी बोलते हैं, इससे घिरा हुआ है। इसके आगे जब बढ़े तो दक्षिण पूर्व में हमको ओशिनिया मिल गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, नियर बाई आइलैंड्स, इन सबको शामिल किया जाता है। और आगे बढ़ेंगे तो हमको एशिया के जो ईस्टर्न आइलैंड्स हैं, जापान है, फिलीपींस है, ये सारे के सारे मिलेंगे। और आगे बढ़ेंगे तो हमें फिर से पैसिफिक ओशन मिल जाए। ठीक, अब मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि ऐसा बिल्कुल बिना देखे हुए एक बार बिल्कुल ऐसा दिमाग में लेकर के आए। सबसे पहले हम लोग जब लेफ्ट हैंड पे थे तो हमें पैसिफिक ओशन, उसके आगे बढ़े तो हमें नॉर्थ अमेरिका, और उसके दक्षिण में हमको साउथ अमेरिका मिला। आगे हम चले तो हमें अटलांटिक ओशन मिला, अटलांटिक महासागर या अंध महासागर भी इसको बोलते हैं। और आगे जब हम लोग बढ़े तो हमें नॉर्थ में तो मिल गया यूरोप, और साउथ में मिल गया अफ्रीका। अभी ग्रीनलैंड, ठीक है, अगर हमें ग्रीनलैंड ध्यान है तो अच्छी बात है, पहले मोटा मोटी एक खाका खींच लेते हैं। अफ्रीका मिला दक्षिण में, और आगे बढ़े तो यूरोप के आगे तो एशिया मिला, हालांकि दोनों कनेक्टेड हैं, ज्वाइंट हैं एक दूसरे से, और इसीलिए दोनों को एक साथ मिला करके यूरेशिया भी बोला जाता है। यूरेशिया का मतलब है देयर आर टू कॉन्टिनेंट्स, यहां दो महाद्वीप हैं, यूरोप और एशिया, दोनों को मिला करके नाम दिया जाता है यूरेशिया। अफ्रीका के ईस्ट में चलेंगे तो हमको इंडियन ओशन मिल जाता है। ठीक, अभी दिमाग में ये मत लाइएगा कि बे ऑफ बंगाल कहां पे है, अरेबियन सी, अभी नहीं, बिल्कुल मोटा मोटा खाका हमें खींचना। इन सब के दक्षिण में आएंगे हमें तो अंटार्कटिका महाद्वीप मिलेगा, जो कि अंटार्कटिका ओशन से चारों ओर से घिरा हुआ है। एशिया के ईस्ट में और जाएंगे तो हमको पैसिफिक ओशन मिलेगा, और इसके दक्षिण पूर्व में जब हम आएंगे तो हमको मिल जाएगा ओशिनिया। ठीक, अब इसके लिए अब हम एक काम और करते हैं। अच्छा, एक बात मैं और कहूंगा कि जैसे कई बार बच्चों का ये होता है कि इमेज बिल्कुल जो 3D डायमेंशन वाला बना हुआ होता है उसको देख करके हम सीखें। मैं बार बार बोलता रहा हूं, मेरा ये मानना है, और आप देखिएगा कि जब आप मुख्य परीक्षा लिखेंगे, जब आप मेंस लिखेंगे तो ये चीज काम आएगा। ठीक है, आपने 3D स्ट्रक्चर देख लिया, ठीक, आपको समझ में आ गया कि हाँ ऐसा है, ऐसा है। और मुख्य परीक्षा में जब आपको कोई डायग्राम बनाना होता है, आप यकीन कीजिए, आप 3D स्ट्रक्चर को देख करके या उस तरह के इमेजेस को देख करके आप बना तो लेंगे, हो सकता है बनाने, लेकिन उसमें एक तो समय बहुत ज्यादा लगेगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि उसको बनाने के लिए टेक्निक क्या यूज करना है, इसको लेकर के बड़ी कठिनाइयां हो सकती हैं। इसीलिए देख लें, वो सारी चीजें ठीक है, लेकिन अपना हैंड रिटन जो डायग्राम होता है, जो हाथ से बनाया हैंडमेड जो डायग्राम होता है, वही मुख्य परीक्षा में नंबर दिलाता है। बहरहाल अब हम लोग बात कर लेते हैं ऐसे, ठीक है, इस पे हम लोग आ जाते हैं। जैसा अभी हम लोगों ने हाथ से बना लिया, देखिए दोनों चीजें हैं, पहले हमने एक हाथ से रफ डायग्राम बना लिया कि ठीक है ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एक पहचानने के लिए। अब हम लोग इसको मैप में देख लेते हैं, पूरा का पूरा जैसा स्ट्रक्चर है ये बना हुआ। इसमें अगर आप देखें सबसे वेस्ट में हमें मिल जाएगा पैसिफिक ओशन। एक चीज और ध्यान देंगे, यहाँ पे लिखा हुआ नॉर्थ पैसिफिक ओशन। अभी हम इस पर बात नहीं कर रहे हैं कि नॉर्थ पैसिफिक ओशन लिखने का क्या मतलब है। अभी फिलहाल हमको बस इतना जानना है कि ये पूरा का पूरा जो वाटर बॉडी है ये पैसिफिक ओशन है। इस पैसिफिक ओशन से ईस्ट में आए तो जैसा अभी हम लोगों ने हाथ से बना करके देखा था, हमें मिल गया नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। इधर में आए तो हमको मिल गया साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। आगे हम आए तो हमें मिल गया अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन के नॉर्थ में देखेंगे तो ग्रीनलैंड है, यहाँ पर कई सारे अन्य छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। कौन है, क्या नाम है, वो अलग का बात है। जब हम स्पेसिफिकली एक कॉन्टिनेंट में प्रवेश करेंगे, एक महाद्वीप में प्रवेश करेंगे उसके मैपिंग के लिए, तब हम इस पर बात करेंगे। बहरहाल इस अटलांटिक ओशन में भी आप देखेंगे नॉर्थ अटलांटिक और साउथ अटलांटिक ओशन, ये दोनों लिखे हुए हैं। बहरहाल हमें बस इतना जानना है कि ये अटलांटिक ओशन है। इस अटलांटिक ओशन के आगे हम बढ़े तो नॉर्थ में हमको मिल गया यूरोप, और ये मिल गया हमको एशिया। दोनों को एक साथ मिला लें तो हम ये बोल सकते हैं कि ये हमको मिल गया यूरेशिया। और इस यूरोप के दक्षिण में आएंगे तो हमें अफ्रीका कॉन्टिनेंट मिलेगा। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ईस्ट में चलेंगे तो हमें इंडियन ओशन, हिंद महासागर मिल जाएगा। इसके आगे चलेंगे तो ये साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट है। इसके और आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा दक्षिण पूर्व में तो हमें ओशिनिया मिल जाएगा।
एशिया से आगे बढ़ेंगे तो ये जो आइलैंड्स हैं, जापान है, फिलीपींस है, ठीक है, इंडोनेशिया, ये जो दक्षिण पूर्व एशिया के आइलैंड है, ये सारे के सारे मिल गए। बिल्कुल दक्षिण में आएंगे तो हमको अंटार्कटिका मिलेगा, जो कि साउदर्न ओशन से घिरा हुआ है। नॉर्थ में जाएंगे तो हमको आर्कटिक ओशन मिल जाएगा, इसको हम उत्तरी ध्रुव महासागर भी बोलते हैं। ये पूरा का पूरा बंद करके कंप्लीट हुआ। ठीक, अब इसी तरह से ये जो हमें दिख रहा है, इसमें कंट्रीज के नाम दिख रहे हैं, देशों के नाम दिख रहे हैं। इसी तरह से अगर हम ये देख लें, ये भी वही चीज है, बस इसमें क्या है, ये फिजिकल है। अभी हम बात करते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है, आखिर है क्या। देखें, ये पैसिफिक ओशन हमको मिल गया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ग्रीनलैंड, अटलांटिक ओशन, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ओशिनिया, हालांकि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया लिखा हुआ है क्योंकि सिर्फ इसी भाग को इसने इंडिकेट किया हुआ है। ये सारे के सारों को ले लेंगे अगर हम, तो ये ओशिनिया हो जाएगा। ठीक, दक्षिण में अगर आप देखेंगे तो अंटार्कटिका, और अंटार्कटिका ये साउदर्न ओशन से घिरा हुआ है। नॉर्थ में अगर हम देखेंगे तो ये हमको मिल जाएगा आर्कटिक ओशन। मैपिंग को स्टार्ट करने से पहले सबसे ज्यादा आवश्यक है हमारे दिमाग में एक खाका बनना कि बिना मैप को देखे, अब अगर मैं इस पर बात करूं, प्लेन कर लिया हमने बोर्ड को, अब बिना अटलस को देखे, आप खुद आपके पास में अटलस है उसको हटाएं, आंख बंद करें और आंख बंद करके आप विजुलाइज करें। जरूरी नहीं है कि आंख बंद करके ही करें, अगर आप आंख खोल के कर सकते हैं तो भी अच्छी बात है। आप विजुलाइज करें, बिल्कुल अभी जो इमेज हमने देखा ना, वो बिल्कुल दिमाग में आपके चलना चाहिए कि सबसे पश्चिम में या सबसे लेफ्ट हैंड में जो हमको मिला वो प्रशांत महासागर था। प्रशांत महासागर से जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते चले गए, हमें क्या क्या मिलता है, पूर्व की ओर, पूर्व की ओर मतलब दाहिने हाथ की ओर बढ़ना है हमको। हमें मिला नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण में आए तो हमको मिला दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, और आगे चले तो हमको फिर मिल गया अटलांटिक ओशन, अंध महासागर। इस अटलांटिक ओशन के नॉर्थ में अगर हमने देखा तो बड़ा सा आइलैंड, ठीक, अगर आपको ध्यान हो ऐसा वाला बड़ा सा आइलैंड, ग्रीनलैंड आइलैंड मिल गया। इसके आगे चले तो हमको मिल गया यूरोप, यूरोप के आगे बढ़े तो वो एशिया, दोनों आपस में कनेक्टेड है। ठीक, यूरोप और एशिया दोनों मिला करके ये नाम हो गया यूरेशिया। यूरोप के दक्षिण में अगर आप आए तो आपको मिल जाएगा अफ्रीका, अफ्रीका के पूर्व में अगर आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा इंडियन ओशन, इंडियन ओशन में ही दक्षिण पूर्व में थोड़ा सा बढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा ओशिनिया। बिल्कुल दिमाग में आपके बढ़ना चाहिए, दक्षिण में आए तो अंटार्कटिका, साउदर्न ओशन, ठीक, नॉर्थ में अगर देखेंगे तो आपको मिलना चाहिए आर्कटिक ओशन। अब देखें, ये एक मोटा मोटा खाका है जो हमको समझना है, ठीक है। मैपिंग का मतलब ये हो कि इतनी चीजों को हमें जानना है ना। अब अगर आपके दिमाग में अभी ये आए कि अच्छा अभी हमने मेडिटेरेनियन सी की बात नहीं की, कैरिबियन सी की बात नहीं की, या बहुत सारे ऐसे सागर की बात नहीं की, अभी हमें जानना है कि आखिर महासागर क्या है, इसमें जो इस तरह के सागर हैं इनको फ्रंटियर सी कहते हैं, या जिसके लिए हिंदी में टर्म यूज किया जाता है सीमांत सागर ये कहते हैं, कौन कौन से हैं वो सब अलग का मुद्दा है, उस पर हम लोग बात करेंगे डिटेल में। अभी हम लोग बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये मामला हो गया हमारा एक खाका कि हम ये समझ गए कि हाँ, मैप अगर हमको देखना है या मैपिंग अगर हमें करना है तो पहले ये जान लेना है कि अच्छा ये कॉन्टिनेंट है वेस्ट टू ईस्ट जाने पर, और ये ओशन है, ठीक है। अब कुछ मौलिक बातें, जैसे अगर ये कहा जाए आखिर ये जो मैपिंग होता है ये होता क्या है, मैपिंग का अर्थ क्या है, ठीक, मैपिंग का अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है, एक तो ये। दूसरा, जो मानचित्र होते हैं, इन मानचित्रों का हो सकता है कि मानचित्र के प्रकार कितने होते हैं, बहुत मौलिक चीजें हैं, बहुत बेसिक चीजें हैं, लेकिन हम लोग इस पर बात कर लेते हैं। पहला चीज तो ये कि आखिर अर्थ किसका, मानचित्र का, मानचित्र का अर्थ क्या होता है। दूसरा, मानचित्र के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तीसरा, हमें बात कर लेना है कि मानचित्र के घटक कौन कौन से होते हैं, कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। वजह यह है कि कई बार जब आप अटलस ओपन करते हैं तो अटलस ओपन करने में अगर मैं आपको कहूं कि जहां कहीं भी आपको येलो कलर दिखाई दे किसी भी कॉन्टिनेंट में, अगर येलो कलर दिखाई दे रहा है तो आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए कि ये पठार है, ये प्लेट्यू है। या फिर अगर मैं ये बोलूं कि डार्क ब्राउन शेड दिख रहा है तो बेफिक्र रहिए ये कोई पर्वत है, ठीक। उससे भी जैसे डार्क में भी कंपैरेटिवली हो सकता है तुलनात्मक रूप से एक ज्यादा गहरा भूरा और एक थोड़ा सा कम गहरा भूरा। तो जो और ज्यादा गहरा भूरा हो, मैं बोल सकता हूं कि आप बेफिक्र होकर के ये मान के चलिए कि ये कोई पीक है, ये किसी पर्वत की चोटी है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मानचित्र बनाया जा रहा है, मैप बनाया जा रहा है, तो उसमें अलग अलग रंगों से अलग अलग प्रकार के स्थलाकृतियों को रिप्रेजेंट किया जाता है। अभी हम ये बात नहीं कर रहे कि मानचित्र के प्रकार कितने क्या, अभी इस पर हम नहीं आ रहे हैं, आगे देखेंगे हम लोग इस पर। सबसे पहले तो ये बताइए कि आखिर मानचित्र होता क्या है। जैसे पृथ्वी की सतह हो या इसका कोई एक भाग हो, उस भाग का किसी पैमाने के माध्यम से, पैमाने का मतलब होता है कि किसी एक मापने का कोई आंकड़ा रिप्रेजेंट करने का कोई तरीका हो, ठीक है ना, कोई स्केल हो, उस स्केल के माध्यम से या उस स्केल की सहायता से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र। तो पहली बात तो ये जान लें कि यह है चपटी सतह पर खींचा गया चित्र, है ना। और ये जो चपटी सतह पर चित्र खींचा गया है इसके लिए कोई पैमाना, स्केल, कोई स्केल यूज किया गया हो, ठीक। यानी जब किसी स्केल के माध्यम से, अभी हम लोग देखेंगे एग्जांपल, जब किसी स्केल के माध्यम से पृथ्वी की सतह या फिर पृथ्वी का कोई एक भाग, उसको क्या किया जाए कि उस चपटी सतह पर उसका खाका तैयार किया जाए, तो उसी को बोला जाता है कि इसका ये मानचित्र है, ये इसका मैप है। अब देखें, इस मानचित्र में जब कई सारे मानचित्र एक साथ में आ जाए, मतलब मोर देन 2, मोर देन 4, मोर देन 5, यानी जब कई सारे मानचित्र एक साथ में आ जाते हैं तो इसी को कहा जाता है एटलस, ठीक। ये ध्यान देंगे कि जब कई सारे मानचित्र एक साथ में आ जाते हैं तो उन सबको एक साथ में मिला करके ही इसको एटलस कहा जाता है। इसलिए आप देखें कि जो आप मैप के लिए एटलस की बुक खरीदते हैं उसमें कोई एक डायग्राम तो है नहीं, कोई एक मानचित्र तो है नहीं, उसमें पूरे विश्व का है, भारत का स्पेशली पहले शुरुआत में आपको मिल जाएगा, उसके बाद में सारे के सारे कॉन्टिनेंट का मिल जाएगा, सारे के सारे ओशियंस का मिल जाएगा, और इतना ही नहीं, सारे के सारे कॉन्टिनेंट का भी अलग अलग उनके क्लाइमेट का अलग मैप मिल जाएगा, वहां इंडस्ट्रीज के अलग मिल जाएंगे, मिनरल्स के अलग मिल जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि उसमें कई सारे मानचित्र को एक साथ में संलग्न किया गया, और जब कई सारे मानचित्र को एक साथ संलग्न करके उसको रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसी को एटलस कहते हैं। और इस एटलस में, या हम ये बोले कि ये एटलस जो होता है ये कोई एक प्रकार का नहीं होता है, ये कई प्रकार का होता है, और कई प्रकार के होने के साथ साथ में अलग अलग पैमानों पर आधारित होता है। यानी हम ये कह सकते हैं ये एटलस जो है ये कोई एक प्रकार का नहीं होता है बल्कि कई प्रकार का होता है। और जब कई प्रकार के एटलस बनाए जाएंगे तो इनको बनाने के लिए अलग अलग पैमाने, यहां बोल सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के पैमानों पर
और यहाँ पैमाना का मतलब वो पैमाना नहीं है, यहाँ पैमाना का मतलब है स्केल। ये अलग अलग मानचित्र अलग अलग स्केल पर आधारित होता है। जैसे अगर हमें किसी भी क्षेत्र का मानचित्र बनाना है और हम ऐसे मान लें कि सपोज हमें बनाना है पूरे के पूरे भारत का, ऐसे समझ लें पूरे के पूरे भारत का मानचित्र बनाना है और एक हमें सिर्फ भारत के दिल्ली का मानचित्र बनाना है। तो जब भी पूरे के पूरे भारत का एक साथ में मैप बनाएंगे तो इसके लिए जो स्केल यूज किया जाएगा और दिल्ली का बनाएंगे इसके लिए जो स्केल यूज किया जाएगा, दोनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले स्केल अलग अलग होंगे। वो क्या हो सकते हैं अभी हम लोग बात करते हैं। कुल मिलाकर के हमने ये जान लिया कि जो मानचित्र होता है ये मानचित्र कोई एक प्रकार का नहीं बल्कि कई प्रकार का हो सकता है और उसको बनाने के लिए जब ये कई प्रकार का होगा तो जाहिर सी बात है कि इसको बनाने के लिए जो स्केल यूज किया जाएगा, जो पैमाना यूज किया जाएगा वो एक समान नहीं होगा बल्कि वो भी अलग अलग प्रकार के होंगे। तो पहली चीज हम लोगों ने जान ली कि आखिर मानचित्र होता क्या है। दूसरा हम लोगों को यह जानना है कि मानचित्र के प्रकार कौन कौन से हैं। ये हम लोग मानचित्र के प्रकार कौन कौन से होते हैं। देखिए मानचित्र बनाने के क्रम में तीन प्रकार मूल रूप से, एक तो किसी भी क्षेत्र का भौतिक मानचित्र होता है, एक राजनैतिक मानचित्र होता है और एक थीमेटिक मानचित्र होता है। एक होता है थीमेटिक बनाने के क्रम में तीन प्रकार मूल रूप से, एक तो किसी भी क्षेत्र का भौतिक मानचित्र होता है, एक राजनैतिक मानचित्र होता है और एक थीमेटिक मानचित्र होता है। एक होता है थीमेटिक मानचित्र, इसमें डिफरेंस जान लेते हैं। ठीक है, भौतिक मानचित्र जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल मैप, राजनैतिक बोले तो पॉलिटिकल मैप, थीमेटिक को इंग्लिश में भी थीमेटिक ही बोलते हैं। ठीक है, भौतिक मानचित्र में वास्तव में उन स्थलाकृतियों या दृश्य भूमियों को रिप्रेजेंट किया जाता है जिनका निर्माण प्राकृतिक रूप से हुआ है। कहने का मतलब यह है कि इस भौतिक मानचित्र में प्राकृतिक दृश्य भूमियों को दर्शाया जाता है। और प्राकृतिक दृश्य भूमियों का मतलब क्या है कि प्राकृतिक दृश्य भूमियां वास्तव में वे दृश्य भूमियां होती हैं जिनके निर्माण में मानवीय गतिविधियों या मानवीय हस्तक्षेप का प्रभाव नहीं होता है। जैसे अगर हमें पर्वत को दिखाना है, पठार को दिखाना है, मैदान को दिखाना है, रिप्रेजेंट करना है, या हम ऐसा बोलें कि सीधा सीधा अगर हमको पूरा का पूरा एक सिर्फ कॉन्टिनेंट बताना है, महाद्वीप बताना है, ठीक, तो वो फिजिकल मैप होगा। ओशियन महासागर को रिप्रेजेंट करना है या महासागर का मैप बना रहे हैं या मैप दिख रहा है तो वो भी वास्तव में फिजिकल मैप होता है, एक भौतिक मानचित्र होता है। तो कुल मिलाकर के ये है कि भौतिक मानचित्र वास्तव में वे मानचित्र होते हैं जिनमें उस दृश्य भूमियों या उन दृश्य भूमियों को रिप्रेजेंट किया जाता है जिनका निर्माण प्राकृतिक घटनाओं का परिणाम होता है या जिनके निर्माण में मानवीय हस्तक्षेप का प्रभाव नहीं होता है। अगला मामला आया राजनीतिक या पॉलिटिकल मैप। क्या होता है? पॉलिटिकल मैप वास्तव में वे मैप होते हैं जिनके निर्माण में या वे दृश्य भूमियां होती हैं, वे क्षेत्र होते हैं जिनके निर्माण में मानवीय हस्तक्षेप का प्रभाव होता है। जैसे अब देश है, कोई कंट्री है, उसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक, कोई राज्य है उसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक, कोई गांव है उसका मैप बनाना है, कोई नगर है उसका मैप बनाना है। तो ये सारे के सारे जो पॉलिटिकल मैप्स होते हैं या राजनीतिक मैप होते हैं इनमें मानवीय गतिविधियों या मानवीय हस्तक्षेप का प्रभाव होता है और इस प्रकार के मानचित्र को ही राजनीतिक मानचित्र बोलते हैं या पॉलिटिकल मैप बोलते हैं। अब अगला मामला आता है थीमेटिक मैप का। थीमेटिक मैप क्या होता है या थीमेटिक मानचित्र क्या होता है? देखिए, थीमेटिक मानचित्र वे होते हैं जिससे विशेष प्रकार की जानकारियां प्रदान की जाती हैं। बोल सकते हैं कि इससे विशेष जानकारियां प्रदान की जाती हैं या ये वे मैप होते हैं जिससे स्पेसिफिक नॉलेज बोल सकते हैं या हम बोल सकते हैं कि स्पेसिफिक कंटेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह के मैप बनाए जाते हैं। जैसे अभी बताया कि आखिर ये होगा क्या। जैसे मान लीजिए कि किसी क्षेत्र में हमें बनाना है वर्षा का मानचित्र। वर्षा का मतलब यहाँ पर रेनफॉल है, प्रेसिपिटेशन है। जैसे मान लेते हैं उत्तर भारत में रिप्रेजेंट करना है रेनफॉल के मैप को, ठीक, वर्षा के मानचित्र को रिप्रेजेंट करना है और वहां पर यह बताना है कि 4 प्लेसेस हैं A, B, C और D।
और ए, बी, सी और डी में ये बताना है कि इनमें से प्रत्येक स्थान पर औसत वार्षिक वर्षा कितनी प्रदान प्राप्त होती है। तो इस प्रकार के मानचित्र को जब बनाया जाता है तो यही मानचित्र, क्योंकि वर्षा विशेष को लेकर के ये जानकारी दे रही है, तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि विशेष जानकारियों को प्रदान करने वाला मैप है, और इस प्रकार के मैप को ही थीमेटिक मैप बोला जाता है, थीमेटिक मानचित्र बोलते हैं। इसका मतलब कि अगर हम वर्षा मानचित्र बनाते हैं तो ये वर्षा मानचित्र आ जाएगा इस थीमेटिक मैप में, ये थीमेटिक मानचित्र है। इसी तरह से अगर जैसे अभी की चर्चा ये है, सामान्य बातचीत में अगर कहीं पर चलता है तो ये होता है कि वर्तमान में अगर आप देखें तो पूरे के पूरे भारत में, उत्तर भारत में खास करके दिखता भी है कि पूरे के पूरे भारत में सड़कों का निर्माण खूब बड़े पैमाने पर हुआ है, खूब सड़कों का निर्माण हुआ है। तो ऐसे में अगर सड़क के संजाल को रिप्रेजेंट करना है, संजाल का मतलब होता है नेटवर्क, विशुद्ध हिंदी में नेटवर्क को संजाल बोलते हैं, तो अगर सड़क के संजाल को रिप्रेजेंट करना है सिर्फ, तो जाहिर सी बात है कि अगर सड़कों के मानचित्र को बना करके हम एक इमेज पेश करते हैं तो भी विशेष जानकारी दे रहा है। विशेष जानकारी का मतलब यह है कि सिर्फ और सिर्फ सड़कों के नेटवर्क को बता रहा है। तो इस तरह से अगर सड़क परिवहन मानचित्र बनाते हैं तो ये सड़क परिवहन मानचित्र भी वास्तव में थीमेटिक मानचित्र होता है। इसी तरह से अगर सिर्फ इंडस्ट्रियल एरिया को रिप्रेजेंट करते हुए, सिर्फ उद्योग को या औद्योगिक क्षेत्रों को रिप्रेजेंट करते हुए मैप बनाया जाए तो भी विशेष जानकारी दे रहा है, वो भी थीमेटिक मैप में आएगा। सिर्फ फॉरेस्ट के लिए बनाया जा रहा है, सिर्फ वनों को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो वो भी थीमेटिक मैप में आ जाएगा। किसी एक प्रकार के फसल विशेष को लेकर के अगर मैप बनाया जा रहा है कि गेहूं का उत्पादन यहाँ 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 ऐसे रिप्रेजेंट किया गया, ये भी विशेष जानकारी दे रहा है, तो ये भी थीमेटिक मैप में आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के जो मानचित्र है ये सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक तो फिजिकल मैप, जिसमें हम लोगों ने बात किया कि इसमें उन दृश्य भूमियों को दिखाया जाता है जो नेचुरल होते हैं, ठीक। एक पॉलिटिकल मैप हम लोगों ने देख लिया, राजनीतिक जो मानचित्र है जिसमें देश, उनकी राजधानियां, दो देशों के बीच की सीमाएं, है ना, हालांकि सीमाएं नेचुरल भी हो सकती हैं और पॉलिटिकल भी हो सकती हैं, ठीक है ना, दोनों तरह की हो सकती हैं, ठीक। या अगर हम देखें किसी गांव को, किसी राज्य को अगर रिप्रेजेंट किया जाता है, बनाया जाता है मैप, तो ये पॉलिटिकल में आ जाएगा। एक होता है थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप क्या होगा कि थीमेटिक मैप वास्तव में वह है जिसमें विशेष प्रकार की जानकारी को रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको थीमेटिक मैप बोलते हैं। जैसे हम लोगों ने देख लिया कि वर्षा मानचित्र, सड़क परिवहन या औद्योगिक क्षेत्र का मानचित्र या वन का मानचित्र या फसलों के मानचित्र से संबंधित इमेज बनाया जाए, डायग्राम बनाया जाए, तो ये बात हो गया इसके प्रकार का। अगला मसला जो हम लोगों ने इसमें बात किया था वो ये है कि आखिर जो मानचित्र होते हैं इस मानचित्र के घटक कौन कौन से होते हैं, कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। देखिए एक बात मैं स्पष्ट बता दूं, एक तो तरीका हमारा ये हो सकता था कि सीधा हम बोलते कि भाई मैपिंग है और सीधा आ गए किसी एक कॉन्टिनेंट को उठाया और उससे शुरू कर दिया। लेकिन उसमें कर लेने के बाद में अगर बातचीत के दौर में कोई ये बोल दे कि अच्छा थीमेटिक मैप में क्या क्या चीजें आती हैं, हो जाता मामला। पॉलिटिकल और फिजिकल मैप, ये तो सामान्यता ये जानकारी होती है कि हाँ ठीक है पॉलिटिकल ये होता है और फिजिकल मैप ये होता है। लेकिन जब थीमेटिक मैप की बात आती है तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि ठीक है पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप तो सुना था, लेकिन थीमेटिक मैप क्या होता है। तो हम लोगों ने जो स्टार्टिंग किया ये बिल्कुल जीरो से किया हम लोगों ने, है ना, और आगे की ओर बढ़ना है। देखें मानचित्र के घटक कौन कौन से होते हैं। देखें एक तो होता है डिस्टेंस, दूरी। मानचित्र के घटक में, कंपोनेंट में एक है दूरी, एक है डायरेक्शन बोले तो दिशा, और एक है प्रतीक। प्रतीक का मतलब होता है कि जो साइन होता है जिससे किसी स्थान को रिप्रेजेंट किया जाता है या किसी भी स्थलाकृति को, किसी भी दृश्य भूमि को रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके लिए कौन सा प्रतीक चिन्ह यूज करते हैं वो। तो मानचित्र के मूल रूप से 3 घटक हैं, दूरी है, दिशा है और प्रतीक है। ठीक है, जो दूरी होता है इस दूरी को मानचित्र पर दिखाने के लिए किसी ना किसी पैमाने का चुनाव करना पड़ता है। पैमाने के चुनाव का मतलब ये हुआ कि अगर आपको मानचित्र पर किन्हीं भी 2 स्थानों के बीच की दूरी को रिप्रेजेंट करना है, दिखाना है, तो उस दूरी को बताने के लिए आपको किसी ना किसी स्केल का चयन करना पड़ेगा। जैसे अगर हम दूरी को मापते हैं तो या तो किलोमीटर में माप लें, मीटर में माप लें, है ना, ठीक, मिलीमीटर में माप लो, गज में माप लें, ठीक है ना, वो तो डिपेंड करता है। बिल्कुल वैसे ही एटलस में मानचित्र बनाते टाइम पर या जो मैप बना रहे हैं उस मैप को बनाने के टाइम पर अगर दूरी को रिप्रेजेंट करना है तो उस दूरी को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी ना किसी पैमाने का चुनाव किया जाता है। और वास्तव में ये जो पैमाना होता है, मतलब जिस स्केल का चुनाव किया जाता है, ये स्थल पर वास्तविक दूरी। अच्छा एक बात मैं और बता दूं, जैसे अगर आप एटलस में देखें, मान लीजिए कि दिल्ली से और प्रयागराज की दूरी, सपोज मतलब मुझे एग्जैक्ट किलोमीटर नहीं पता है, मान लेते हैं 700 किलोमीटर, 700 किलोमीटर, ठीक। तो अगर दिल्ली से प्रयागराज की दूरी 700 किलोमीटर है तो ये तो तय है कि एटलस में इन दोनों के बीच की वास्तविक दूरी को बना पाना तो संभव है ही नहीं, क्योंकि 700 किलोमीटर बनाने का मतलब ये है कि इतना लंबा या तो एटलस होता हो तो पता चला कि पूरी दुनिया एटलस पे ही चल रही होगी, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर एटलस में दोनों को दिखाया जा रहा है तो या तो दोनों की दूरी 700 किलोमीटर जो है, जो वास्तविक दूरी है 700 किलोमीटर, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए किसी ऐसे स्केल को माना जाता हो कि अगर उस स्केल को हम मैप पर देखें और हम समझ जाए, अगर हमारी समझ है कि इतने मीटर बराबर, यानी मानचित्र पर 1 मीटर बराबर अगर 20 किलोमीटर है तो उस हिसाब से उतने मीटर की दूरी पर या उतने सेंटीमीटर की दूरी पर, मीटर तो संभव नहीं है, उतने सेंटीमीटर की दूरी पर दोनों नजर आएंगे और वह दूरी वास्तविक दूरी हो जाएगी। मुझे लग रहा है कि ये भाषा थोड़ी सी क्लिष्ट हो गई, इसको आसान बनाने, आसानी से समझने के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं कि स्थल पर वास्तविक दूरी और हम हो सकते हैं तथा जो मानचित्र है, इस मानचित्र पर जो दिखाई गई दूरी, मानचित्र पर दिखाई गई दूरी दा है, ठीक है ना, स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है, के बीच का अनुपात होता है। इसको थोड़ा और आसानी से हमने कहा कि मानचित्र को बनाने के लिए उनके कंपोनेंट्स में, उनके घटकों में एक महत्वपूर्ण घटक है और वो है दूरी। और दूरी के लिए पैमाने का चुनाव करना पड़ेगा, किसी स्केल का चुनाव करना पड़ेगा, सिलेक्शन करना पड़ेगा, उसी स्केल पर बेस्ड मैप को बनाना होगा। और ये जो पैमाना होगा, जो स्केल होगा, ये स्थल पर वास्तविक दूरी पहली चीज और मानचित्र पर दिखाई गई दूरी, इन दोनों के बीच का अनुपात होता है। जैसे मान लेते हैं कि ये आपका घर है, आपका घर का मतलब जो भी है, जो देख रहे हैं सुन रहे हैं, आप अपना घर मान लें। वास्तव में तो ऐसा होगा नहीं, लेकिन रिप्रेजेंट करने के लिए कोई एक वो चाहिए, है ना, कि इस तरह से हम घर बना दें, ठीक। और इस घर से आप जाते हैं, मान लीजिए अपने ऑफिस जाते हैं, ठीक।
ऑफिस जाते हैं या अपने स्कूल जाते हैं या अपने दोस्त के घर जाते हैं, ठीक है ना? और आपके घर और आपके ऑफिस या आपके स्कूल या आपके कॉलेज या आपके दोस्त के घर के बीच की जो वास्तविक दूरी है, यह है 10 किलोमीटर। अब आपसे ये कहा गया कि भाई इसका एक खाका तैयार कर दीजिए, एक मानचित्र बना दीजिए। खाका तो खैर आएगा भी, एक मानचित्र बना दीजिए। अब मानचित्र आपको ऐसा बनाना है कि जो देखने वाला व्यक्ति हो, जो इमेज को देखे, वो तुरंत समझ जाए कि वास्तव में आपके घर से आपके विद्यालय, आपके ऑफिस या दोस्त का घर 10 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है ना? आप क्या करेंगे? इसके लिए मानचित्र पर कुछ चीज को रिप्रेजेंट करेंगे। मानचित्र पर आपने इस 10 किलोमीटर की दूरी को 2 सेंटीमीटर में व्यक्त किया। आप ऐसा समझिए, यानी जो आपने मैप बनाया उसमें आपने इस 10 किलोमीटर की दूरी को 2 सेंटीमीटर में आपने रिप्रेजेंट कर दिया। और वहां नीचे इंडिकेटर में यह बताया गया है कि 1 सेंटीमीटर, यानी मैप में 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर होगा। यानी आपने मैप में इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि मैप में बनाया गया 1 सेंटीमीटर ये वास्तविक दूरी के 5 किलोमीटर के बराबर है। ये आपने रिप्रेजेंट कर दिया। तो अब उस मैप को देखने वाला व्यक्ति ये समझ जाएगा कि जब 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर है तो 2 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर। और मैप में क्योंकि आपके घर और आपके ऑफिस, स्कूल या दोस्त का घर, ये जो दूरी है ये 2 सेंटीमीटर है, तो ऐसी स्थिति में 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर, तो 2 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर। यानी मैप को देखने वाला ये व्यक्ति बड़े आराम से इस बात को समझ जाएगा कि हाँ, इन दोनों के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है। ठीक, अब एक बात और समझिएगा यहाँ पे, जैसे ये चीजें तो आपने बता दी इसमें, ठीक है। एक चीज जैसा हम लोग पहले की क्लासेस में भी ऐसे करते रहे हैं, नोट करके आप इसको लिख लेंगे। नोट में एक बात जान लें कि जैसे बड़े क्षेत्र वाले भाग, कोई बड़ा क्षेत्र है, बड़े क्षेत्र वाले भागों, अच्छा बड़े क्षेत्र वाले भागों का मतलब ये हुआ कि जैसे कोई महाद्वीप है, जैसे कोई महाद्वीप है या फिर कोई देश है ना, तो हम इसको कंट्रीज लिख रहे हैं, देशों। यानी एक बड़े क्षेत्र को दर्शाने के लिए, भागों को दर्शाने हेतु, यानी आपको मैप पर इन बड़े क्षेत्रों को दर्शाना है। और इन बड़े क्षेत्रों को दर्शाने के लिए आप हमेशा छोटे पैमाने का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और इस तरह का मैप जिसमें एक बड़े क्षेत्र को दर्शाने के लिए छोटे पैमाने का उपयोग किया जाता है, इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र बोलते हैं। इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? जैसे आपको मैप अगर बनाना है, ठीक है, तो मैप बनाने के लिए, हालांकि मैंने अपने पास में नीचे एटलस रखा है कि मैं आपको एटलस दिखा दूं कि आपको मैप कौन सा लेना है। ये बच्चों के बीच में एक बहुत बड़ी समस्या रहती है, तो मैं अभी आपको दिखाता हूं कि अगर आपको मैप बनाना है तो मैप बनाने के लिए, या जिस भी कंपनी के द्वारा, जिस भी पब्लिशर के द्वारा मैप बनाया जाता है, उसकी एक सीमा है कि भाई A4 साइज या जितना साइज का पेपर होगा। अब उसी साइज के पेपर पे उसको पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट दिखाना है। अब आप सोचें कि एक कॉन्टिनेंट में कई सारे कंट्रीज होंगे, उन कई सारे कंट्रीज में अलग अलग क्षेत्रों में हो सकता है अलग अलग प्रकार के जो भौतिक दृश्य भूमियां हैं उनका विस्तार हो, पर्वत, पठार, नाला, मैदान, ठीक, एग्रीकल्चरल क्षेत्र, पॉपुलेशन, इन सबको रिप्रेजेंट करना है। तो इतने छोटे पेपर पे, हम कहें कि इतने कम जगह पर जब इतने ज्यादा या इतने सारे कंटेंट को दिखाना है, तो जाहिर सी बात है सबके लिए स्पेस कम मिलेगा, छोटे छोटे जगह मिलेंगे। और छोटे छोटे जगह को या छोटे छोटे जगह में रिप्रेजेंट करने के लिए जो स्केल यूज किया जाएगा, जो पैमाना प्रयोग किया जाएगा, वो छोटा ही पैमाना प्रयोग होगा। और इस प्रकार के जो मैप बनते हैं इनको छोटे पैमाने वाला मानचित्र बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा कि एक इतना बड़ा सा पेपर है और इस पर पूरा का पूरा महाद्वीप दिखाना है या देश दिखाना है ना, तो उसके लिए हमेशा छोटे पैमाने का प्रयोग किया जाए। और इस प्रकार के बनने वाले मानचित्र को छोटे पैमाने वाला मानचित्र बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या हो जाता है, सामान्यता इसमें क्या आता है कि 5 सेंटीमीटर, मतलब सामान्यता जो मैप बनाया जाता है इस तरह का, इसमें 5 सेंटीमीटर बराबर 500 किलोमीटर तक होता है। ये आप समझ, 5 सेंटीमीटर बराबर 500 किलोमीटर तक होता है। अब देखें दूसरा मामला बिल्कुल इसके उलट। उलट का मतलब ये है कि अगर छोटे क्षेत्र वाले भाग, अगर छोटे क्षेत्र वाले भाग को रिप्रेजेंट करना है, जैसे किसी एक गांव को रिप्रेजेंट करना है, एक नगर को रिप्रेजेंट करना है, मोहल्ले को रिप्रेजेंट करना है, एक्सेट्रा इत्यादि, मैं ऐसा कर दे रहा हूं कि अगर छोटे क्षेत्र वाले भाग को दर्शाना है तो इस छोटे क्षेत्र वाले भाग को दर्शाने के लिए बड़े पैमाने का प्रयोग करते हैं, बड़े पैमाने का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब ऐसे समझना कि इतना ही बड़ा पेपर है और इसमें हमें छोटे क्षेत्र यानी किसी एक गांव को या किसी एक नगर को या किसी एक मोहल्ले को दर्शाना है, बहुत जगह है हमारे पास। तो ऐसे में इनको दर्शाने के लिए हमें क्या करना होता है कि जो पैमाने का प्रयोग करेंगे ये पैमाना काफी बड़ा होगा। तो पहले जहां पर 5 सेंटीमीटर बराबर 500 किलोमीटर था, ये ध्यान दीजिएगा, 5 सेंटीमीटर बराबर 500 किलोमीटर, वहीं ऐसे पैमाने में 5 सेंटीमीटर बराबर 500 मीटर का पैमाना उपयोग कर लिया जाता है। ठीक, और ऐसे समझ लें कि मान लीजिए कि घर में एक डबल बेड है और बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको लिटाना है, तो कई सारे को उसमें एडजस्ट कर दिया गया कि भाई सारे के सारे इसी में आ जाए, छोटे छोटे पैमाने हो गए, ज्यादा आ जाएंगे। लेकिन उसी में अगर बड़े क्षेत्र वाले को, तो वो संख्या में कम आ जाएंगे। मतलब अगर वयस्कों को सोना है तो उसमें 4 आ जाएंगे मुश्किल, उसमें भी बड़ा गजब मचा रहेगा, है ना। तो इसी तरह से मैप बनाने के क्रम में भी यही स्थिति होती है। एक बात तो समझ लीजिएगा कि जो बड़े पैमाने वाला मानचित्र होता है ये छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करता है। ये बड़े पैमाने वाला जो जिसमें प्रयोग किया जाता है इसमें जानकारी अधिक हो जाती है, मतलब उस स्पेसिफिक रीजन के बारे में जानकारी अधिक हो जाती है। जैसे पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट को बताना है तो बता दिया भाई कि ये कॉन्टिनेंट है, ये कंट्रीज है, इन कंट्रीज में उनके कैपिटल्स को, मतलब फिजिकल पॉलिटिकल में चीजों को दर्शा दिया गया। अब उतने ही बड़े पेपर पे अगर किसी एक गांव को दिखाना है तो आप यकीन कीजिए कि उसमें ऐसा भी हो सकता है कि एक एक व्यक्ति के घर को भी रिप्रेजेंट कर दिया जाए कि भाई कुल मिलाकर के इस गांव में 120 घर हैं, 120 घर को दिखा दिया गया। 2 घरों के बीच में सामान्यतः पक्की सड़क जा रही है कि कच्ची सड़क जा रही है, उसको भी रिप्रेजेंट कर दिया गया। तो जब इस तरह का मैप बनाया जाता है तो उसमें जो इन्फॉर्मेशन होता है वो इन्फॉर्मेशन कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। तो मानचित्र के कंपोनेंट में ये चीजें हो गई डिस्टेंस के बारे में।
दूसरा घटक है और ये है डायरेक्शन, बोले तो दिशा। ठीक, देखिए हम लोग पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं डायरेक्शन को लेकर के, कि आप एटलस में देखें या वैसे भी देखें कि तो डायरेक्शन के लिए हम लोग खूब डिटेल में बात कर चुके हैं। हमारा राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, हेड डायरेक्शन, लेग डायरेक्शन, है ना, ये किस दिशा को रिप्रेजेंट करता है ना। जैसे सामान्यतः अगर हम ऐसे बनाते हैं ना, ऐसे आप एटलस में भी देखेंगे आपको मिल जाएगा, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ और ये होता है साउथ। अब अगर आपसे कहा जाए कि आपका कौन सा हाथ पूर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा हाथ पश्चिम को, तो जैसे अगर आप मेरी तरफ देख रहे हैं तो हमारा आपका डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है। जैसे जो मेरा दायां हाथ है वो उधर आपका बायां होगा, जिधर मेरा बायां हाथ है उधर आपका दायां हाथ। लेकिन अगर मैं इधर की ओर फेस कर लूं तो हम लोगों का डायरेक्शन बिल्कुल सेम। तो जो राइट हैंड होता है ये ऑलवेज ऑलवेज ये ध्यान रखिएगा, जब भी आप नोटबुक पे बनाएं, किसी किताब को पढ़ें, कैसा भी, तो जो आपका दाहिना हाथ होता है, जो राइट हैंड होता है, वो सदैव पूर्व दिशा को रिप्रेजेंट करता है, और जो बायां हाथ होता है, लेफ्ट हैंड होता है, वो सदैव पश्चिम दिशा को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, जो हेड डायरेक्शन होता है वो नॉर्थ को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन यहाँ एक कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को कई बार, मतलब क्लास में तो जब सामने होते हैं तो चीजें दूसरी तरह से समझ में आती है। जैसे अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, मान लीजिए कि मेरे ऊपर में फैन लगा हुआ है। अब इस तरह से देख करके आपके दिमाग में ये भ्रम आ सकता है कि अच्छा जो पंखा लगा हुआ है ये उत्तर में लगा हुआ है, उत्तर दिशा में। मैप में ऐसा हो सकता है ना कि अगर आपसे कह दिया जाए कि ठीक है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप खोलिए और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में बिल्कुल सेंटर से उत्तर की ओर बढ़िए, और उत्तर की ओर बढ़ने पर जब आप जाएंगे तो कुछ दूरी में जाने पर आपको बैफिन की खाड़ी नजर आएगी। मान लीजिए इस तरह की बात कही गई। अब अगर इसको देख करके आपके दिमाग में आ रहा है कि उत्तर का मतलब है ऊपर की ओर, तो अटलस ऐसे आपने खोल रखा है, ऊपर कहां पे चले जाएंगे, तो दिखेगा नहीं। तो यहाँ पर नॉर्थ का मतलब होता है फ्रंट का डायरेक्शन, आगे का, सामने का। ठीक है ना, ये होता है नॉर्थ और ये होता है साउथ। ठीक है ना, बैकवर्ड होता है, पीछे की ओर का होता है दक्षिण और सामने की ओर का होता है उत्तर। आप इसको आसानी से इस तरह से समझ लें कि जैसे ये बोर्ड पे बना हुआ है। ठीक है ना, लेकिन हम बात कर रहे हैं मानचित्र किस पर, मानचित्र का मतलब फ्लैट। अगर इसी इमेज को उठा करके और हम ऐसा जमीन पे रख दें तो जमीन पे हमें नॉर्थ आगे की ओर दिखेगा, दाएं हाथ पर हमें पूरब दिखेगा, बाएं हाथ पे हमें पश्चिम दिखेगा, आगे की ओर हमें उत्तर दिखेगा और पीछे की ओर हमें दक्षिण दिखेगा। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो मूल डायरेक्शन होते हैं यही होते हैं चार, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ठीक है ना, इन दिशाओं को अगर आप मैप में देखेंगे तो इनको प्रधान दिग्बिंदु बोलते हैं। मैप में इनको प्रधान दिग्बिंदु बोलते हैं। लेकिन जब हम डायरेक्शन को और ज्यादा क्लासिफाई करते हैं, और ज्यादा क्लासिफाई करने का मतलब ये है कि अगर हम इनको ऐसा कर, नंबर ऑफ डायरेक्शन हो गए 8। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में हो गया नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में हो गया साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट डायरेक्शन हो गया, और ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन हो गया। यानी अब अगर हम डायरेक्शंस की बात करें, दिशा की बात करें, तो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्शंस हो गए 8। ठीक, तो ये चीजें हो गई। अब घटक में अगर हम बात करें तो दिशा के बाद में हम लोगों ने बात किया था जो अगला 3 घटक थे, दूरी, दिशा और प्रतीक। अगला हमारा जो घटक है, जो कंपोनेंट है, वो है प्रतीक। देखिए प्रतीक को आप ऐसा समझ लें कि मानचित्र में जो भाषा प्रयोग की जाती है प्रतीक की, मतलब जो साइन बनाया जाता है, ये वास्तव में विश्वव्यापी भाषा होती है, विश्वव्यापी भाषा होती है। इसका मतलब ये है ना कि ऐसा नहीं है कि भारत का जो मानचित्र होगा वहां पर्वतों का रंग भूरा होगा, और अमेरिका में जाएंगे तो अमेरिका के एटलस में, जो वहां के बच्चे एटलस पढ़ते हैं, वहां पर पर्वतों का रंग नीला हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि भारत में जो पठारों को रिप्रेजेंट किया जाता है वो येलो कलर में, और आप जापान में चले जाएंगे तो वहां के एटलस में पठार को ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पूरे के पूरे विश्व में जो मानचित्र की भाषा होती है वो एक ही होती है। इसीलिए ये कहा जाता है कि प्रतीकों को रिप्रेजेंट करने में, या जो मैप की लैंग्वेज को अगर हम देखें, जो मानचित्र की भाषा होती है वो विश्वव्यापी होती है, वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज होता है। और प्रतीकों के उपयोग के संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय सहमति भी है। ये भी जान लें कि इन प्रतीकों के उपयोग के लिए अंतरराष्ट्रीय सहमति भी है। इसका मतलब ये हुआ कि इंटरनेशनल लेवल पे सारे के सारे कंट्रीज एक साथ इस पर एग्री करते हैं कि अगर कोई लैंडफॉर्म है, कोई स्थलाकृति है, तो उसको पूरे के पूरे विश्व में एक ही कलर से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है ना, और जो ये अंतरराष्ट्रीय सहमति बनी इन प्रतीकों को उपयोग करने के क्रम में, इसको बोलते हैं रूढ़ प्रतीक। ध्यान रखेंगे, मतलब जानकारी के लिए है, इसको बोलते हैं रूढ़ प्रतीक। कोई बहुत वैसा व्यक्ति हो पेपर सेट करने वाला और वो क्वेश्चन दे आयोग को और उसका क्वेश्चन ले लिया जाए, तो हो सकता है ये प्रीलिम्स में कभी इस तरह की चीजें काम आ जाए कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतीकों के लिए विश्वव्यापी या अंतरराष्ट्रीय सहमति है जहां पर प्रयोग किए जाने वाले प्रतीकों को रूढ़ प्रतीक बोलते हैं। ठीक है ना, ये बात जान लीजिए। जैसे मान लीजिए कि हमको रेलवेज दिखाना है ना, मतलब रेल की पटरियों को दिखाना है। आप देख लें अटलस में कि आपको रेल की पटरियां ऐसे दिखाई जाएंगी, ऐसे ऐसा बना हुआ है। इसका मतलब बेफिक्र होकर आप अमेरिका में जाए पढ़ें, आप भारत में मैप पढ़ें, आप जापान में मैप पढ़ें, आप जर्मनी में मैप पढ़ें, रशिया में मैप पढ़ें, कहीं पर भी इस तरह का साइन बना हुआ है, प्रतीक बना हुआ है। इसका मतलब ये रेलवेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से रेलवेज को रिप्रेजेंट करने के लिए ये पूरा का पूरा इधर एक डार्क में ब्लैक में ऐसे कवर होता है, खाली होता है, इस तरह से बना दिया। ये भी रेलवेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। मान लीजिए कि रोड को दिखा रहा है, सड़क को दिखा रहा है। ठीक है ना, और सड़क को बनाने के क्रम में अटलस में आप देखेंगे बिल्कुल ऐसे सड़क बनी होगी। एक तो इस तरह से सड़क बनी हुई होगी, या हो सकता है कि अटलस में इस तरह से सड़क बनी हो। अब इन्हीं सड़क दोनों है, लेकिन दोनों बने हुए अलग अलग, एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है और एक थोड़ा गैप करके डॉट डॉट टाइप कर बनाया गया है। दोनों में अंतर क्या है? ये जो सड़क है ये वास्तव में पक्की सड़क है, और ये जो सड़क है ये कच्ची सड़क। बेफिक्र होकर के दुनिया के किसी भी कोने में छपा हुआ अटलस अगर आप पढ़ रहे हैं और उसमें सड़क को रिप्रेजेंट किया गया है, तो पक्की सड़क को इस तरह से और कच्ची सड़क को इसी तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसी तरह से आप एक बात और जान लें कि प्रतीक में रंगों का उपयोग किया जाता है, रंगों का उपयोग किया जाता है। ठीक, और इसको बिल्कुल समझ लें। आप अटलस उठा करके देखेंगे, अगर कहीं पर आपको भूरा कलर दिख रहा है तो बेफिक्र हो जाइए, वो पर्वतीय क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, अगर भूरा कलर दिख रहा है तो वो पर्वतीय क्षेत्र को, और अगर आपको नीला कलर दिख रहा है, ठीक है ना, तो नीला कलर अटलस में सामान्यतः जलाशयों के लिए प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः
जलाशयों के लिए उपयोग होता है, यानी जो रिजर्वायर वगैरह होंगे उनके लिए इस नीले कलर को रिप्रेजेंट किया जाता है। आपको पता होगा कि वाटर बॉडीज के लिए नीला कलर ही उपयोग किया जाता है। ठीक? अगर येलो कलर है, पीला कलर है, बेफिक्र रहिए, ये पठार को, एक प्लेटिव रीजन को रिप्रेजेंट करता है। अगर हरा है तो ये मैदान को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लेन को, ठीक है ना। और मैदान में भी कैसा मैदान, जो एलुवियल प्लेन होते हैं। एलुवियल प्लेन का मतलब होता है कि जो जलोढ़ मैदान होते हैं, ये सामान्यतः उनको रिप्रेजेंट करता है, जलोढ़ मैदान, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोग इतनी बातों को समझ चुके हैं कि अगर अटलस में, मैप में अगर हमें इस तरह के कलर दिखाई दे रहे हैं या इस तरह का कोई साइन दिखाई दे रहा है तो हमको ये समझ जाना है कि आखिर ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एक और टर्म आता है, इसको बोलते हैं रेखा चित्र। एक टर्म यूज किया जाता है रेखा चित्र, है ना। जैसे अभी तक हम लोग बोल रहे थे मानचित्र, एक टर्म हम लोगों ने लिखा और ये है रेखा चित्र। रेखा चित्र क्या होता है, ये भी एक प्रकार का आरेखण होता है, आरेखण होता है, ठीक है ना। देखिए आरेखण का मतलब ये होता है कि जब किसी स्थिति को, किसी इमेज को, किसी दृश्य भूमि को रेखाओं के माध्यम से बना करके प्रयोग किया जाता है तो उसको आरेखण बोलते हैं, ठीक है ना। और इसकी विशेषता ये होती है, ये आरेखण तो है लेकिन ये पैमाने पर आधारित नहीं होता है, ये पैमाने पर आधारित नहीं होता है, ये ध्यान दीजिएगा। मानचित्र हमेशा पैमाने पर आधारित होगा, जो मैप होगा ऑलवेज बेस्ड होगा वो स्केल पर, लेकिन जो रेखा चित्र होगा वो पैमाने पर आधारित नहीं होता है। बल्कि अब ये सवाल उठता है कि आखिर इसके लिए पैमाने का प्रयोग नहीं किया जाना है या ये पैमाने पर आधारित नहीं होता है, तो इसके लिए उपयोग किस चीज का किया जाता है। इसके लिए एक चीज आपका याददाश्त काम करता है, ठीक है ना। याददाश्त मतलब मेमोरी, ठीक है, जो आपको ध्यान हो, याददाश्त। या इसके साथ साथ में जो स्थानीय प्रेक्षण होता है, स्थानीय प्रेक्षण होता है, ठीक है ना, ये काम करता है। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है रमेश, ठीक। और ये रमेश क्या कर रहा है, ये अपने मित्र सुरेश को मिला और इसने बताया कि ऐसा है कि मेरे घर पे आ जाना, इनवाइट किया। सुरेश ने कहा कि ठीक है हम तुम्हारे घर पे तो आ जाएंगे लेकिन मुझे रास्ता नहीं पता है। रमेश ने क्या किया, एक पेपर उठाया और पेपर पे इसने बनाना शुरू किया। इसने कहा कि देखो ये ऐसे सड़क जाती है बिल्कुल सीधा, इस सड़क पर जब चलोगे तो 5 किलोमीटर के बाद में एक छोटा सा बाजार आएगा, यहाँ उतरोगे, यहाँ से एक रास्ता है, इस रास्ते से पैदल जाओगे तकरीबन 1 किलोमीटर, यहाँ जाने के बाद में एक कच्ची सड़क मिलेगी तकरीबन 200 मीटर, और इस कच्ची सड़क पर चलते हुए जाओगे तो 200 मीटर के बाद में यहाँ पर कई सारे मकान हैं, तो जो मकान नंबर सेकंड है शुरुआत में जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहां से जो दूसरा मकान है बाएं हाथ पे वही मेरा है। अब ये बात सुरेश को समझ में आ गई, आराम से रमेश के घर पहुंच गया। तो रमेश ने ये जो बनाया इसी को बोलते हैं रेखा चित्र, यानी रमेश ने सुरेश को अपने एड्रेस तक पहुंचाने के लिए, अपने घर तक बुलाने के लिए इसने इस रेखा चित्र का उपयोग किया और इस रेखा चित्र के द्वारा या इस रेखा चित्र को जान करके ही सुरेश इसके घर पर पहुंच गया, ठीक है। एक टर्म और होता है, यहीं पर हम लोग जान लेते हैं, सामान्य सा बात है, और यह है खाका। जैसे खूब चलता है कि भाई आप तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करने में आपके दिमाग में आता है ना कि क्यों ना हम अपने टाइम मैनेजमेंट के लिए एक खाका दिमाग में तैयार करें, ठीक है ना। ऐसा आता है। मानचित्र में भी शब्द का उपयोग किया जाता है, खाका शब्द आता है, और ये क्या है कि किसी छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर, किसी छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया, यानी क्षेत्र छोटा हो और उसका बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र। ये ध्यान दिएगा, खींचा गया मानचित्र नहीं, बनाया गया मानचित्र नहीं, खींचा गया रेखा चित्र। बोलते हैं ना एक खाका बना के दे दो, ये आराम से उस जगह पर पहुंच जाए। तो ये कुछ मौलिक बातें हो गई हैं मैपिंग के बारे में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये जान लेते हैं कि मैपिंग के द्वारा वे कौन कौन से विषय वस्तु हैं जिनका अध्ययन किया जाता है। लेकिन इससे पहले एक मसला और जान लें। ये मामला कुछ इस तरह से ना कि जैसे मैपिंग आखिर है क्या, है ना। देखिए मैपिंग बेसिकली प्रैक्टिस का विषय है, पहली बात जान लें। जैसे थोड़ा सा इसमें कहानी है समझने के लिए कि हमारे दिमाग में ये कैसे बैठे कि मैपिंग वास्तव में बड़ी आसान चीज़ है। जैसे आप रहने वाले हैं, मान लेते हैं कि आप यूपी के हैं, आप बिहार के हैं, आप पंजाब के हैं, आप मतलब हरियाणा कहीं के हैं, दिल्ली के नहीं हैं, और इन सभी क्षेत्रों से या इनमें से जहाँ से भी आप हैं, आपके मन में ये आया कि अब हमें जाना है और सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है। और अब दशाएं बिल्कुल सामान्य हो चुकी हैं, कोविड का खतरा भारत से ही नहीं पूरे विश्व से खत्म हो चुका है, चीज़ें सामान्य हो चुकी हैं, अब मास्क को भी हटा दिया गया है और ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं और हम चलते हैं क्लास के लिए। आप आए और आप आ गए दिल्ली में मुखर्जी नगर पे। अब देखिएगा मुखर्जी नगर छोटी जगह, उसका मानचित्र अगर हम बना रहे हैं तो इसका मतलब बड़े स्केल का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक। और अगर एक रफ आइडिया दे रहे हैं, खाका खींच रहे हैं, तो वो रेखा चित्र होगा। अब यहाँ पर आए और यहाँ पर एक कॉलोनी है, ठीक, बहुत सारे क्षेत्रों में जिसके लिए मोहल्ले शब्द का प्रयोग किया जाता है, गांधी विहार, नेहरू विहार, वजीराबाद, बहुत ऐसी जगह हैं। और आप मान लीजिए कि आप नेहरू विहार में आए और नेहरू विहार में कई सारी गलियां हैं, है ना, गलियां 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 गलियां, कई सारी गलियां हैं, और इन्हीं गली में किसी एक गली में आपने एक रूम रेंट पे ले लिया। मन में उत्साह है, आप आए और रेंट पर रूम लिया और उसी दिन से आपने पढ़ना चालू कर दिया। शाम को 8 बजे आपको तलब लगी कि चलो चाय पी लेते हैं, और चाय के साथ साथ में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो, मतलब मैं किसी को ऐसा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे बच्चे होते हैं कि चलो चाय के साथ साथ में सुट्टा या ऐसी कुछ चीज़ें भी ले लेते हैं। या मान लीजिए कि घर में कोई, कमरे में कोई सामान खत्म हो गया और आप अपने कमरे से निकले और निकल करके आप ढूंढते 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 इस जगह पर पहुंच गए, यहाँ पर आपको शॉप मिल गई। आप ये महसूस करेंगे, मतलब फील करने वाली चीज़ है कि पहली बार जब आप अपने कमरे से निकलते हैं उन गलियों से जाते हुए, सब कुछ अनजान, पहली बार उस जगह को देख रहे हैं, उन लोगों को पहली बार देख रहे हैं, तो फील आता है बड़ा अजनबीपन का कि मतलब कहाँ आ गए हैं, कैसा है। और यहाँ आप आए और वापस आना है आपको और रास्ता भूल गए। अब आपने अपने किसी जानकार को या अपने किसी अड़ोसी पड़ोसी को या आपका कोई रूममेट है उसको आपने फोन किया और आपने उसको बोला कि यार मैं सामान लेने आया था और मैं रास्ता भूल गया। उसने पूछा कि आप किस जगह पर हैं, आपने बताया कि एक दुकान है जहाँ पर लिखा हुआ है कि फलाने टी स्टॉल, मैं वहीं पर खड़ा हूँ। बोला ठीक है 2 मिनट को मैं आता हूँ।
2 मिनट का समय दिया और वो 1 मिनट के भीतर पहुंच गया। इसका मतलब आप बिल्कुल बगल में थे, बावजूद इसके आप रास्ता भटक गए। वो आपका दोस्त आपको फिर घुमा फिरा के किसी दूसरे रास्ते से आपको अपने कमरे तक लेकर के आ जाता है। वो भी बड़ा अजीब लगता है। आपको लगता है कि आते टाइम पे ये चीजें दिखी नहीं थी, जाते टाइम पर भी बिल्कुल नई चीजें हैं। शुरू में आपको बड़ा अजीब लगता है, लेकिन जब रोज की यही कहानी हो जाती है, घर से जाना, आना जाना, आना, आना जाना, ऐसा लगा रहता है, तो अब एक समय के बाद में आप इन जगहों या इन दूरियों के बीच में, इन रास्तों पर इतना आपका प्रैक्टिस हो जाता है कि अगर अंधेरा ही हो, बिजली चली जाए, तो आप अपने मोबाइल का जो फ्लैश लाइट होता है, उसको जला करके अपने कमरे तक आ जाएँ। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जगह जो पहले आपके लिए अनजान थी, अब आप कहने के तौर पे, मतलब कहावत के उसमें, ऐसा होता नहीं है कि हेलो मोटो। हेलो मोटो। मिलती रहती है। ठीक? तो कुल मिलाकर के ये है कि अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, तो बिल्कुल वैसे जैसे आप आना जाना आसान हो गया, ऐसे ही आंख बंद करके और आप बताना स्टार्ट कर देंगे कि कैलिफोर्निया से पूर्व की ओर जाने पर कौन-कौन से प्रांत मिल जाएंगे, उन प्रांतों के दक्षिणी तटों पर कौन-कौन से नगर बसे हुए हैं। अमेरिका में या हम बोले कि संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में पश्चिमी तटों पर दक्षिण से उत्तर या उत्तर से दक्षिण की ओर आने पर कौन-कौन से नगर बसे हुए हैं। लॉस एंजल्स और सिएटल के बीच की दूरी कितनी है या किस डायरेक्शन में है, ये सारी चीजें आपको पता हो जाएंगी कब, कि जब आप उस पर लगातार प्रैक्टिस करते हैं। तो पहला रूल तो ये जान लें कि मैपिंग के लिए आपको प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जितना अभ्यास करेंगे, अभ्यास करते रहेंगे, उतना ज्यादा आपका मैपिंग स्ट्रांग। ठीक? तो ये एक अनिवार्य शर्त है जिसके बारे में हमने बात कर लिया। देखें, अब एक बात जान लें कि मैपिंग में बेसिकली हमें किन किन चीजों का अध्ययन करना होता है। किन किन चीजों का मतलब, एक तो हमने बात किया कि भाई मैपिंग में या तो आप फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे, भौतिक यानी पर्वत, पठार, मैदान, नदी, नाला, झील, तालाब, या आप पॉलिटिकल देखेंगे, देश, राजधानी, राज्य, गांव, नगर, ये देखेंगे, या आप थीमेटिक देखेंगे, यानी सड़क को देख लिया, हेलो मोटो। डिस्टेंस के बारे में। दूसरा घटक है और यह है डायरेक्शन, बोले तो दिशा। ठीक, देखिए हम लोग पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं डायरेक्शन को लेकर के, कि आप एटलस में देखें या वैसे भी देखें कि तो डायरेक्शन के लिए हम लोग खूब डिटेल में बात कर चुके हैं। हमारा राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, हेड डायरेक्शन, लेग डायरेक्शन, है ना, ये किस दिशा को रिप्रेजेंट करता है ना। जैसे सामान्यतः अगर हम ऐसे बनाते हैं ना, ऐसे आप एटलस में भी देखेंगे आपको मिल जाएगा, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ और ये होता है साउथ। अब अगर आपसे कहा जाए कि आपका कौन सा हाथ पूर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा हाथ पश्चिम को, तो जैसे अगर आप मेरी तरफ देख रहे हैं तो हमारा आपका डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है। जैसे जो मेरा दायां हाथ है वो उधर आपका बायां होगा, जिधर मेरा बायां हाथ है उधर आपका दायां हाथ। लेकिन अगर मैं इधर की ओर फेस कर लूं तो हम लोगों का डायरेक्शन बिल्कुल सेम। तो जो राइट हैंड होता है ये ऑलवेज ऑलवेज ये ध्यान रखिएगा, जब भी आप नोटबुक पे बनाएं, किसी किताब को पढ़ें, कैसा भी, तो जो आपका दाहिना हाथ होता है, जो राइट हैंड होता है, वो सदैव पूर्व दिशा को रिप्रेजेंट करता है, और जो बायां हाथ होता है, लेफ्ट हैंड होता है, वो सदैव पश्चिम दिशा को रिप्रेजेंट करता है। ठीक? जो हेड डायरेक्शन होता है वो नॉर्थ को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन यहाँ एक कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को कई बार, मतलब क्लास में तो जब सामने होते हैं तो चीजें दूसरी तरह से समझ में आती हैं। जैसे अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, मान लीजिए कि मेरे ऊपर में फैन लगा हुआ है, अब इस तरह से देख करके आपके दिमाग में ये भ्रम आ सकता है कि अच्छा जो पंखा लगा हुआ है ये उत्तर में लगा हुआ है, उत्तर दिशा में। ठीक, मैप में ऐसा हो सकता है ना कि अगर आपसे कह दिया जाए कि ठीक है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप खोलिए और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में बिल्कुल सेंटर से उत्तर की ओर बढ़िए, और उत्तर की ओर बढ़ने पर जब आप जाएंगे तो कुछ दूरी में जाने पर आपको बैफिन की खाड़ी नजर आएगी। मान लीजिए इस तरह की बात कही गई। अब अगर इसको देख करके आपके दिमाग में ये आ रहा है कि उत्तर का मतलब है ऊपर की ओर, तो अटलस ऐसे आपने खोल रखा है, ऊपर कहां पे चले जाएंगे, तो दिखेगा नहीं। तो यहाँ पर नॉर्थ का मतलब होता है फ्रंट का डायरेक्शन, आगे का, सामने का। ठीक है ना, ये होता है नॉर्थ और ये होता है साउथ। ठीक है ना, बैकवर्ड होता है, पीछे की ओर का होता है दक्षिण और सामने की ओर का होता है उत्तर। आप इसको आसानी से इस तरह से समझ लें कि जैसे ये बोर्ड पे बना हुआ है, ठीक है ना, लेकिन हम बात कर रहे हैं मानचित्र किस पर, मानचित्र का मतलब फ्लैट। अगर इसी इमेज को उठा करके और हम ऐसा जमीन पे रख दें तो जमीन पे हमें नॉर्थ आगे की ओर दिखेगा, दाएं हाथ पर हमें पूरब दिखेगा, बाएं हाथ पे हमें पश्चिम दिखेगा, आगे की ओर हमें उत्तर दिखेगा और पीछे की ओर हमें दक्षिण दिखेगा। ठीक? तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो मूल डायरेक्शन होते हैं यही होते हैं चार, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ठीक है ना, इन दिशाओं को अगर आप मैप में देखेंगे तो इनको प्रधान दिग्बिंदु बोलते हैं। मैप में इनको प्रधान दिग्बिंदु बोलते हैं। लेकिन जब हम डायरेक्शन को और ज्यादा क्लासिफाई करते हैं, और ज्यादा क्लासिफाई करने का मतलब यह है कि अगर हम इनको ऐसा करें, नंबर ऑफ डायरेक्शन हो गए 8। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में हो गया नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में हो गया साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट डायरेक्शन हो गया, और ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन हो गया। यानी अब अगर हम डायरेक्शंस की बात करें, दिशा की बात करें, तो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्शंस हो गए 8। ठीक, तो ये चीजें हो गई। अब घटक में अगर हम बात करें तो दिशा के बाद में हम लोगों ने बात किया था, जो अगला 3 घटक थे, दूरी, दिशा और प्रतीक। अगला हमारा जो घटक है, जो कंपोनेंट है, वो है प्रतीक। देखिए, प्रतीक को आप ऐसा समझ लें कि मानचित्र में जो भाषा प्रयोग की जाती है प्रतीक की, मतलब जो साइन बनाया जाता है, ये वास्तव में विश्वव्यापी भाषा होती है, विश्वव्यापी भाषा होती है। इसका मतलब ये है ना कि ऐसा नहीं है कि भारत का जो मानचित्र होगा वहां पर्वतों का रंग भूरा होगा, और अमेरिका में जाएंगे तो अमेरिका के एटलस में, जो वहां के बच्चे एटलस पढ़ते हैं, वहां पर पर्वतों का रंग नीला हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि भारत में जो पठारों को रिप्रेजेंट किया जाता है वो येलो कलर में, और आप जापान में चले जाएंगे तो वहां के एटलस में पठार को ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पूरे के पूरे विश्व में
जो मानचित्र की भाषा होती है वो एक ही होती है, इसीलिए ये कहा जाता है कि प्रतीकों को रिप्रेजेंट करने में या जो मैप की लैंग्वेज को अगर हम देखें, जो मानचित्र की भाषा होती है वो विश्वव्यापी होती है, वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज होता है। और प्रतीकों के उपयोग के संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय सहमति भी है, ये भी जान लें कि इन प्रतीकों के उपयोग के लिए अंतरराष्ट्रीय सहमति भी है। इसका मतलब ये हुआ कि इंटरनेशनल लेवल पे सारे के सारे कंट्रीज एक साथ इस पर एग्री करते हैं कि अगर कोई लैंडफॉर्म है, कोई स्थलाकृति है, तो उसको पूरे के पूरे विश्व में एक ही कलर से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है ना। और जो ये अंतरराष्ट्रीय सहमति बनी इन प्रतीकों को उपयोग करने के क्रम में, इसको बोलते हैं रूढ़ प्रतीक। ध्यान रखेंगे, मतलब जानकारी के लिए है, इसको बोलते हैं रूढ़ प्रतीक। कोई बहुत वैसा व्यक्ति हो पेपर सेट करने वाला और वो क्वेश्चन दे आयोग को और उसका क्वेश्चन ले लिया जाए, तो हो सकता है ये प्रीलिम्स में कभी इस तरह की चीजें काम आ जाए कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतीकों के लिए विश्वव्यापी या अंतरराष्ट्रीय सहमति है जहां पर प्रयोग किए जाने वाले प्रतीकों को रूढ़ प्रतीक बोलते हैं, ठीक है ना। ये बात जान लीजिए। जैसे मान लीजिए कि हमको रेलवेज दिखाना है ना? मतलब रेल की पटरियों को दिखाना है। आप देख लें अटलस में कि आपको रेल की पटरियां ऐसे दिखाई जाएंगी, ऐसे ऐसा बना हुआ है। इसका मतलब बेफिक्र होकर आप अमेरिका में जाएं पढ़ें, आप भारत में मैप पढ़ें, आप जापान में मैप पढ़ें, आप जर्मनी में मैप पढ़ें, रशिया में मैप पढ़ें, कहीं पर भी इस तरह का साइन बना हुआ है, प्रतीक बना हुआ है। इसका मतलब ये रेलवेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से रेलवेज को रिप्रेजेंट करने के लिए ये पूरा का पूरा इधर एक डार्क में ब्लैक में ऐसे कवर होता है, खाली होता है, इस तरह से बना दिया, ये भी रेलवेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। मान लीजिए कि रोड को दिखा रहा है, सड़क को दिखा रहा है, ठीक है ना। और सड़क को बनाने के क्रम में अटलस में आप देखेंगे बिल्कुल ऐसे सड़क बनी होगी, एक तो इस तरह से सड़क बनी हुई होगी, या हो सकता है कि अटलस में इस तरह से सड़क बनी हो। अब इन्हीं सड़क दोनों है, लेकिन दोनों बने हुए अलग अलग, एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है और एक थोड़ा गैप करके डॉट डॉट टाइप पर बनाया गया है। दोनों में अंतर क्या है? ये जो सड़क है ये वास्तव में पक्की सड़क है और ये जो सड़क है ये कच्ची सड़क। बेफिक्र होकर के दुनिया के किसी भी कोने में छपा हुआ अटलस अगर आप पढ़ रहे हैं और उसमें सड़क को रिप्रेजेंट किया गया है, तो पक्की सड़क को इस तरह से और कच्ची सड़क को इसी तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसी तरह से आप एक बात और जान लें कि प्रतीक में रंगों का उपयोग किया जाता है, रंगों का उपयोग किया जाता है, ठीक। और इसको बिल्कुल समझ लें, आप अटलस उठा करके देखेंगे, अगर कहीं पर आपको भूरा कलर दिख रहा है तो बेफिक्र हो जाइए, वो पर्वतीय क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। अगर भूरा कलर दिख रहा है तो वो पर्वतीय क्षेत्र को, और अगर आपको नीला कलर दिख रहा है, ठीक है ना, तो नीला कलर अटलस में सामान्यतः जलाशयों के लिए प्रयोग किया जाता है, सामान्यतः जलाशयों के लिए उपयोग, यानी जो रिजर्वायर वगैरह होंगे उनके लिए इस नीले कलर को रिप्रेजेंट किया जाता है। आपको पता होगा कि वाटर बॉडीज के लिए नीला कलर ही उपयोग किया जाता है। अगर येलो कलर है, पीला कलर है, बेफिक्र रहिए, ये पठार को, एक प्लेटिव रीजन को रिप्रेजेंट करता है। अगर हरा है तो ये मैदान को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लेन को, ठीक है ना। और मैदान में भी कैसा मैदान? जो एलुवियल प्लेन होते हैं। एलुवियल प्लेन का मतलब होता है कि जो जलोढ़ मैदान होते हैं, ये सामान्यतः उनको रिप्रेजेंट करता है, जलोढ़ मैदान, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोग इतनी बातों को समझ चुके हैं कि अगर अटलस में, मैप में अगर हमें इस तरह के कलर दिखाई दे रहे हैं या इस तरह का कोई साइन दिखाई दे रहा है, तो हमको ये समझ जाना है कि आखिर ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। एक और टर्म आता है, इसको बोलते हैं रेखा चित्र। एक टर्म यूज किया जाता है रेखा चित्र, है ना। जैसे अभी तक हम लोग बोल रहे थे मानचित्र, एक टर्म हम लोगों ने लिखा और ये है रेखा चित्र। रेखा चित्र क्या होता है? ये भी एक प्रकार का आरेखण होता है, आरेखण होता है, ठीक है ना। देखिए आरेखण का मतलब ये होता है कि जब किसी स्थिति को, किसी इमेज को, किसी दृश्य भूमि को रेखाओं के माध्यम से बना करके प्रयोग किया जाता है तो उसको आरेखण बोलते हैं, ठीक है ना। और इसकी विशेषता ये होती है, ये आरेखण तो है लेकिन ये पैमाने पर आधारित नहीं होता है, ये पैमाने पर आधारित नहीं होता है, ये ध्यान दीजिएगा। मानचित्र हमेशा पैमाने पर आधारित होगा, जो मैप होगा ऑलवेज बेस्ड होगा वो स्केल पर, लेकिन जो रेखा चित्र होगा वो पैमाने पर आधारित नहीं होता है। बल्कि अब ये सवाल उठता है कि आखिर इसके लिए पैमाने का प्रयोग नहीं किया जाना है या ये पैमाने पर आधारित नहीं होता है, तो इसके लिए उपयोग किस चीज का किया जाता है? इसके लिए एक चीज आपका याददाश्त काम करता है, ठीक है ना। याददाश्त का मतलब मेमोरी, ठीक है, जो आपको ध्यान हो, याददाश्त। या इसके साथ साथ में जो स्थानीय प्रेक्षण होता है, स्थानीय प्रेक्षण होता है, ठीक है ना, ये काम करता है। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है रमेश, ठीक। और ये रमेश क्या कर रहा है? ये अपने मित्र सुरेश को मिला और इसने बताया कि ऐसा है कि मेरे घर पे आ जाना, इनवाइट किया। सुरेश ने कहा कि ठीक है हम तुम्हारे घर पे तो आ जाएंगे, लेकिन मुझे रास्ता नहीं पता है। रमेश ने क्या किया? एक पेपर उठाया और पेपर पे इसने बनाना शुरू किया। इसने कहा कि देखो ये ऐसे सड़क जाती है बिल्कुल सीधा, इस सड़क पर जब चलोगे तो 5 किलोमीटर के बाद में एक छोटा सा बाजार आएगा, यहाँ उतरोगे, यहाँ से एक रास्ता है, इस रास्ते से पैदल जाओगे तकरीबन 1 किलोमीटर, यहाँ जाने के बाद में एक कच्ची सड़क मिलेगी तकरीबन 200 मीटर, और इस कच्ची सड़क पर चलते हुए जाओगे तो 200 मीटर के बाद में यहाँ पर कई सारे मकान हैं, तो जो मकान नंबर 2 है शुरुआत में जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वहां से जो दूसरा मकान है बाएं हाथ पे, वही मेरा है। अब ये बात सुरेश को समझ में आ गई, आराम से रमेश के घर पहुंच गया। तो रमेश ने ये जो बनाया इसी को बोलते हैं रेखा चित्र, यानी रमेश ने सुरेश को अपने एड्रेस तक पहुंचाने के लिए, अपने घर तक बुलाने के लिए इसने इस रेखा चित्र का उपयोग किया और इस रेखा चित्र के द्वारा या इस रेखा चित्र को जान करके ही सुरेश इसके घर पर पहुंच गया, ठीक है। एक टर्म और होता है, यहीं पर हम लोग जान लेते हैं, सामान्य सा बात है, और यह है खाका। जैसे खूब चलता है कि भाई आप तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करने में आपके दिमाग में आता है ना कि क्यों ना हम अपने टाइम मैनेजमेंट के लिए एक खाका दिमाग में तैयार करें, ठीक है ना। ऐसा आता है। मानचित्र में भी शब्द का उपयोग किया जाता है, खाका शब्द आता है, और ये क्या है कि किसी छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर, किसी छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर
खींचा गया, यानी क्षेत्र छोटा हो और उसका बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र, ये ध्यान दिया, खींचा गया मानचित्र नहीं, बनाया गया मानचित्र नहीं, खींचा गया रेखा चित्र। बोलते हैं ना कि एक खाका बना के दे दो, ये आराम से उस जगह पर पहुंच जाए। तो ये कुछ मौलिक बातें हो गई हैं मैपिंग के बारे में। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये जान लेते हैं कि मैपिंग के द्वारा वे कौन कौन से विषय वस्तु हैं जिनका अध्ययन किया जाता है। लेकिन इससे पहले एक मसला और जान लें। ये मामला कुछ इस तरह से ना कि जैसे मैपिंग आखिर है क्या, है ना। देखिए, मैपिंग बेसिकली प्रैक्टिस का विषय है, पहली बात जान लें। जैसे थोड़ा सा इसमें कहानी है समझने के लिए कि हमारे दिमाग में ये कैसे बैठे कि मैपिंग वास्तव में बड़ी आसान चीज़ है। जैसे आप रहने वाले हैं, मान लेते हैं कि आप यूपी के हैं, आप बिहार के हैं, आप पंजाब के हैं, आप मतलब हरियाणा कहीं के हैं, दिल्ली के नहीं हैं। और इन सभी क्षेत्रों से या इनमें से जहाँ से भी आप हैं, आपके मन में ये आया कि अब हमें जाना है और सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है। और अब दशाएं बिल्कुल सामान्य हो चुकी हैं, कोविड का खतरा भारत से ही नहीं पूरे विश्व से खत्म हो चुका है, चीज़ें सामान्य हो चुकी हैं। अब मास्क को भी हटा दिया गया है और ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं और हम चलते हैं क्लास के लिए। आप आए और आप आ गए दिल्ली में मुखर्जी नगर पे। अब देखिएगा, मुखर्जी नगर छोटी जगह, उसका मानचित्र अगर हम बना रहे हैं तो इसका मतलब बड़े स्केल का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक, और अगर एक रफ आइडिया दे रहे हैं, खाका खींच रहे हैं, तो वो रेखा चित्र होगा। अब यहाँ पर आए और यहाँ पर एक कॉलोनी है, ठीक, बहुत सारे क्षेत्रों में जिसके लिए मोहल्ले शब्द का प्रयोग किया जाता है, गांधी विहार, नेहरू विहार, वजीराबाद, बहुत ऐसी जगह हैं। और आप मान लीजिए कि आप नेहरू विहार में आए और नेहरू विहार में कई सारी गलियां हैं, है ना, गलियां 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 गलियां, कई सारी गलियां हैं। और इन्हीं गली में किसी एक गली में आपने एक रूम रेंट पे ले लिया, मन में उत्साह है, आप आए और रेंट पर रूम लिया और उसी दिन से आपने पढ़ना चालू कर दिया। शाम को 8 बजे आपको तलब लगी कि चलो चाय पी लेते हैं। और चाय के साथ साथ में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो, मतलब मैं किसी को ऐसा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे बच्चे होते हैं कि चलो चाय के साथ साथ में सुट्टा या ऐसी कुछ चीज़ें भी ले लेते हैं। या मान लीजिए कि घर में कोई, कमरे में कोई सामान खत्म हो गया और आप अपने कमरे से निकले और निकल करके आप ढूंढते 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 इस जगह पर पहुंच गए, यहाँ पर आपको शॉप मिल गई। आप ये महसूस करेंगे, मतलब फील करने वाली चीज़ है कि पहली बार जब आप अपने कमरे से निकलते हैं उन गलियों से जाते हुए, सब कुछ अनजान, पहली बार उस जगह को देख रहे हैं, उन लोगों को पहली बार देख रहे हैं, तो फील आता है बड़ा अजनबीपन का कि मतलब कहाँ आ गए हैं, कैसा है। और यहाँ आप आए और वापस आना है आपको और रास्ता भूल गए। अब आपने अपने किसी जानकार को या अपने किसी अड़ोसी पड़ोसी को या आपका कोई रूममेट है उसको आपने फोन किया और आपने उसको बोला कि यार मैं सामान लेने आया था और मैं रास्ता भूल गया। उसने पूछा कि आप किस जगह पर हैं, आपने बताया कि एक दुकान है जहाँ पर लिखा हुआ है कि फलाने टी स्टॉल, मैं वहीं पर खड़ा हूँ। बोला ठीक है, 2 मिनट को मैं आता हूँ। 2 मिनट का समय दिया और वो 1 मिनट के भीतर पहुंच गया। इसका मतलब आप बिल्कुल बगल में थे, बावजूद इसके आप रास्ता भटक गए। वो आपका दोस्त आपको फिर घुमा फिरा के किसी दूसरे रास्ते से आपको अपने कमरे तक लेकर के आ जाता है। वो भी बड़ा अजीब लगता है। आपको लगता है कि आते टाइम पे ये चीज़ें दिखी नहीं थी, जाते टाइम पर भी बिल्कुल नई चीज़ें हैं। शुरू में आपको बड़ा अजीब लगता है, लेकिन जब रोज की यही कहानी हो जाती है, घर से जाना आना जाना आना आना जाना, ऐसा लगा रहता है, तो अब एक समय के बाद में आप इन जगहों या इन दूरियों के बीच में, इन रास्तों पर इतना आपका प्रैक्टिस हो जाता है कि अगर अंधेरा ही हो, बिजली चली जाए, तो आप अपने मोबाइल का जो फ्लैश लाइट होता है उसको जला करके अपने कमरे तक आ जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जगह जो पहले आपके लिए अनजान थी, अब आप कहने के तौर पे, मतलब कहावत के उसमें ऐसा होता नहीं है कि आंख मूंद कर भी आ जा सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, आपने निरंतर अभ्यास। बिल्कुल सेम यही कॉन्सेप्ट लागू होता है मैपिंग करने में। मैपिंग में जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, कोई भी व्यक्ति मैपिंग में परफेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि हो सकता है कोई ऐसा स्थान हो जो कभी चर्चा में ना रहा हो, कभी उसके बारे में किसी ने बात ना किया हो, किसी भी मैप में किसी भी जगह पर उसका नाम ना छपा गया हो, अचानक से किन्हीं कारणों से वो चर्चा में आ जाए और उसको मैप में जगह दे दी गई, या पूछ लिया गया कि ये कहाँ पर है। अगर वो किसी देश की राजधानी के निकट में है तो कितनी दूरी पर है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, उत्तर पूर्व उत्तर पश्चिम दक्षिण पश्चिम दक्षिण पूर्व, कौन सी दिशा में है वहां से, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि समय समय पर नए स्थान चर्चा में आते हैं और उनको जगह मिलती रहती है। ठीक? तो कुल मिलाकर के ये है कि अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो बिल्कुल वैसे जैसे आप आना जाना आसान हो गया, ऐसे ही आंख बंद करके और आप बताना स्टार्ट कर देंगे कि कैलिफोर्निया से पूर्व की ओर जाने पर कौन कौन से प्रांत मिल जाएंगे, उन प्रांतों के दक्षिणी तटों पर कौन कौन से नगर बसे हुए हैं। अमेरिका में, यहाँ बोले कि संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में पश्चिमी तटों पर दक्षिण से उत्तर या उत्तर से दक्षिण की ओर आने पर कौन कौन से नगर बसे हुए हैं। लॉस एंजल्स और सिएटल के बीच की दूरी कितनी है या किस डायरेक्शन में है, ये सारी चीजें आपको पता हो जाएंगी कब, कि जब आप उस पर लगातार प्रैक्टिस करते हैं। तो पहला रूल तो ये जान लें कि मैपिंग के लिए आपको प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जितना अभ्यास करेंगे, अभ्यास करते रहेंगे, उतना ज्यादा आपका मैपिंग स्ट्रांग होगा। तो ये एक अनिवार्य शर्त है जिसके बारे में हमने बात कर लिया। देखें, अब एक बात जान लें कि मैपिंग में बेसिकली हमें किन किन चीजों का अध्ययन करना होता है। किन किन चीजों का मतलब, एक तो हमने बात किया कि भाई मैपिंग में या तो आप फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे, भौतिक यानी पर्वत पठार मैदान नदी नाला झील तालाब, या आप पॉलिटिकल देखेंगे, देश राजधानी राज्य गांव नगर ये देखेंगे, या आप थीमेटिक देखेंगे यानी सड़क को देख लिया, कृषि क्षेत्र को देख लिया, औद्योगिक क्षेत्र को देख लिया। इसमें तो यही 3 है, लेकिन इसमें 3 चीजें हैं। एक तो है व्हाट, ठीक, बोले तो क्या, एक है वेयर, ठीक, कहाँ, और एक है वाई, क्यों। मतलब देते हैं सबके आगे। देखें, अब एक एक पर हम बात करें कि कैसे। जैसे व्हाट क्या है, अब इस पर हम बात करें क्या है और वेयर कहाँ है। ये दोनों चीजें वास्तव में तथ्यात्मक है, ये फैक्चुअल होते हैं, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पर बेस्ड होते हैं, यानी तथ्यात्मक जानकारी पर आधारित होती हैं। और तथ्यात्मक जानकारी में क्या है कहाँ है, इन दोनों के साथ साथ में इसका इंपॉर्टेंस भी हो सकता है। और इंपॉर्टेंस अगर हम जान रहे हैं तो इसका महत्व क्यों है, ये भी मसला आ जाएगा। ठीक, वाई का तो मसला इसमें आ जाएगा। हम इस पर बात कर लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे व्हाट का एक एग्जाम्पल ले लें, मैं अगर सही से याद कर पा रहा हूं तो एक बार उत्तर प्रदेश कमीशन में, यूपीएससी में नहीं, क्योंकि एग्जाम्पल के लिए ठीक है, इसलिए मैं वहां का एग्जाम्पल उठा रहा हूं। उत्तर प्रदेश कमीशन में यह पूछा कि ग्रीन फॉरेस्ट क्या है, ये पूछा। ठीक है ना। अब देखें, ग्रीन फॉरेस्ट हिंदी अनुवाद कर लें,
हरा जंगल। ग्रीन फॉरेस्ट क्या है? विकल्पों में था कि एक पर्वत है, वन क्षेत्र है, पठार है, मैदान है, कुछ इस तरह का था। हमें ये पता होना चाहिए कि ग्रीन फॉरेस्ट आखिर है क्या। बहुत सारे लोगों ने गलत किया उसमें ना, बहुत सारे लोगों ने इसको वन क्षेत्र लगा दिया, जबकि ग्रीन फॉरेस्ट माउंटेन है। या ऐसे ही पूछ ले तिब्बत क्या है? तिब्बत क्या है? या मान लीजिए बहुत आसान सा बात हम बोलते हैं हिमालय क्या है, या बोलते सेंट्रल बेसिन। सेंट्रल बेसिन क्या है ना? तो ये चीजें जो पूछा ये व्हाट है, तथ्यात्मक चीजें हैं। और इसके बारे में मैपिंग करने के क्रम में हम लोग जानकारी देखेंगे। साथ ही साथ में क्लास नोट्स जो आपको दिया जाता है उसमें भी खूब सारे तथ्य, और तथ्यों की कोई सीमा नहीं है, जितना भी आप चले जाए खूब तथ्य, फैक्ट्स का कोई लिमिटेशन होता नहीं है। अब ये हुआ वेयर, कहां है, ये भी फैक्चुअल चीजें हो गई। जैसे इनमें से अगर वो चीज जो बिल्कुल सुना हुआ हो आपका, क्योंकि शुरुआती दौर है तो खूब सुना हुआ हो, उस पर बात करते हैं। जैसे आई बात तिब्बत क्या है ना, मान लेते हैं कि ये चीजें विकल्प में है और विकल्प में फिजिकल प्रॉपर्टी को दिया हुआ है। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब भौतिक वाला, तो बात क्लियर हो गई। ये है पठार, कहां है? एशिया में है। ये बात क्लियर हो गई, ये फैक्चुअल चीजें इससे क्लियर हो गई। अब सवाल ये उठता है कि आखिर यहां पर तिब्बत का पठार जो है ये यहां पर क्यों है? क्यों का मतलब ये हुआ कि यहां पर तिब्बत के पठार का निर्माण आखिर हुआ तो कैसे? और इस बात को हम लोगों ने जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ा हुआ। क्या कि जब भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट का अभिसरण हुआ, टक्कर हुआ, तो इसके टक्कर के परिणाम स्वरूप तिब्बत के पठार का भी अस्तित्व हुआ, या तिब्बत के पठार की भी उत्पत्ति हुई। इसी तरह से अगर हम बात कर लें कि एक और एग्जांपल कि जो बिल्कुल सुना हुआ हो, शुरुआत में बिल्कुल इस तरह से लेकर के चलेंगे। हिमालय क्या है? नवीन वलित पर्वत है, कहां है? एशिया में है। कैसे बना, यानी क्यों आखिर इसका अस्तित्व हुआ? तो क्यों? यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के अभिसरण और टक्कर के परिणाम स्वरूप इनके बीच में अवस्थित टेथिस भूसन्नति के अवसादों के संकुचन और उत्थान के परिणाम स्वरूप अवसादी चट्टानों से हिमालय जैसे नवीन वलित पर्वतों का निर्माण हुआ। ठीक है ना? तो ये चीजें हो गई। यानी मैपिंग में मूल रूप से तीन बातें होती, व्हाट, वेयर एंड व्हाई। जहां व्हाट और वेयर ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, और व्हाई जो होता है क्यों, ये कॉन्सेप्चुअल मुद्दा होता है। और इस कॉन्सेप्चुअल मुद्दे को फिजिकल ज्योग्राफी में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि मैपिंग में चीजें आएंगी तो ब्रीफ में हम लोग उस पर चर्चा करते रहेंगे। एक बात तो ये होगी। वेयर वाले में भी एक कॉन्सेप्ट आता है, और ये कॉन्सेप्ट आता है वेयर में जब भी हम लोकेशन की बात आती है, अवस्थिति की बात आती है, तो इस अवस्थिति में आपको अक्षांश और देशांतर, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको ध्यान हो तो हम लोगों ने जब जलवायु विज्ञान वाला मुद्दा स्टार्ट किया था, तो जलवायु विज्ञान वाले मुद्दे को स्टार्ट करने से पहले ही पहला काम हमारा ये था कि पहले हम लोगों ने खूब डिटेल में अक्षांश और देशांतर को समझा। इवन हम लोगों ने एक एक चीजों को समझा था कि भाई इन्हीं दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है, दो देशांतर के बीच की दूरी कितनी होती है, पृथ्वी अपना एक कंप्लीट रोटेशन कितने समय में पूरा करती है, या एक डिग्री देशांतर को पूरा करने में कितना समय लगाती है, इन दो देशांतरों के बीच में समय के बीच में अंतर कितना हो सकता है और क्यों होता है, इन सभी मुद्दों पर हम लोगों ने चर्चा किया हुआ है। ये सब बातें बोलने का मतलब ये है कि अब जब आप मैपिंग को करना स्टार्ट करते हैं तो एक बार पुनः जाकर के अक्षांश और देशांतर वाले टॉपिक को पढ़ें। कुल मिलाकर के बात ये है। तो ये हमने देख लिया कि व्हाट, वेयर और व्हाई, इन तीन चीजों पर हमको देखना होगा। अब एक बात और जान लें, जैसे मैपिंग करने के टाइम पे कुछ शब्दावलियां होती, इस पर हम लोग महत्वपूर्ण शब्दावलियां, ये बहुत परेशान करती हैं बच्चों को। महत्वपूर्ण शब्दावलियां, अब देखें इन महत्वपूर्ण शब्दावलियों में एक एक को लेकर के हम लोग चलते। सबसे पहली बात तो आती है कि चलिए हम यही जान लें कि हम बात करते हैं महाद्वीप। महाद्वीप, आखिर महाद्वीप क्या होता है? आखिर महासागर क्या होता है? सीमांत सागर क्या होता है? द्वीप क्या होते हैं? और प्रायद्वीप क्या होते हैं? अभी और भी चीजें हैं, एक एक को हम लोग देखते हैं। लेकिन ये तो सामान्य बात है। सबसे ज्यादा जरूरी जो होता है अंतर को समझना, ये होता है गल्फ, बे, बाइट, साउंड, इस्थमस और स्ट्रेट, इनको समझना। ठीक? जैसे महाद्वीप का मतलब, जैसे अलग अलग विद्वानों के द्वारा अगर आप देखेंगे तो महाद्वीप को अलग अलग शब्दों में अलग अलग तरह से परिभाषित किया। एक सामान्य बात जो यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस जिसको मिला है वो ये है कि महाद्वीप एक बृहद स्थलखंड होता है, बृहद स्थलीय भाग होता है, जिसकी अपनी स्पष्ट सीमा होती है, लगभग लगभग स्पष्ट सीमा होती है। इसी तरह से महासागर क्या होता है? एक बृहद जलीय भाग होता है जो स्पष्ट सीमाओं के साथ होता है, और किसी एक बड़े महासागर में कई सारे छोटे छोटे सागर होते हैं जिनको सीमांत सागर बोलते हैं। अब यहीं पर हम लोग एक एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं, एक उदाहरण के तौर पर यहां एक चीज हम लोग देख लेते हैं इस वाले से। देखें, जैसे इस मैप में अगर आप गौर करें तो महाद्वीप हमको स्पष्ट दिख रहा है, भाई महाद्वीप है। ठीक, महासागर भी हमको दिख रहा है स्पष्ट। अगर आप गौर करें तो आप ये देखेंगे कि इस अटलांटिक ओशियन में, इस अंध महासागर में आपको कैरिबियन सी मिल रहा है। कैरिबियन सागर, इधर गल्फ ऑफ मैक्सिको है। गल्फ पे भी हमने बात किया नहीं है। गल्फ, बे, बाइट, साउंड, ठीक, उस पर हम लोग बात करेंगे। अभी जो चीजें हैं उस पर देख लें। ये कैरिबियन सी है। कैरिबियन सी वास्तव में इस अटलांटिक महासागर का ही भाग है, लेकिन कैरिबियन सागर इस अटलांटिक महासागर का सीमांत सागर है। सीमांत सागर है। अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान हो, जब हम लोगों ने समुद्र विज्ञान पर चर्चा किया था तो वहां पर हम लोगों ने समुद्री नियम के बारे में बात किया था। और समुद्री नियम के बारे में हमने बात किया था कि अगर कोई देश है जो तट रेखा के साथ है, यानी तट पर अवस्थित है, तो उस देश का, जैसे नॉर्थ अमेरिका है, तो इसका समुद्री क्षेत्र में अधिकार क्षेत्र को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे एक होता है 12 नॉटिकल माइल, एक समुद्री दूरी को नॉटिकल माइल में, जिसको नॉटिकल मील भी बोलते हैं, में मेजर किया जाता है। एक 24 नॉटिकल माइल और एक 200 नॉटिकल माइल में क्लासिफाई, ठीक है। तो ऐसे में जैसे इसका नाम कैरिबियन सी है, इसी तरह से आप देख लें, यहां पर आपको दिख रहा होगा मेडिटेरेनियन सी। ठीक, आप इंडियन ओशियन में अगर देखें तो आपको दिख रहा होगा अरेबियन सी।
अरब सागर। इधर में अगर आप पैसिफिक ओशन में देखें तो आपको जापान सागर दिख रहा होगा, फिलीपीन सागर दिख रहा होगा, साउथ चाइना सागर दिख रहा होगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपको तस्मान सागर दिख रहा होगा, ठीक। यहाँ ईस्ट साइबेरियन सागर दिख रहा होगा, ये लाप्तेव सागर दिख रहा है, कारा सागर दिख रहा है, मतलब ऐसे ये सारे के सारे सागर वास्तव में सीमांत सागर है, जिसके लिए अंग्रेजी में फ्रंटियर सी शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये वास्तव में किसी बड़े क्षेत्र या किसी महासागर के ही भाग है। हम इसको आसान भाषा में बोल सकते हैं कि एक बृहद महासागर में अवस्थित छोटे छोटे सागरीय क्षेत्रों को ही सीमांत सागर की संज्ञा प्रदान की जाती है। और कई बार अगर किसी एक सीमांत सागरीय क्षेत्र में सीमा क्षेत्र यानी उस सागरीय क्षेत्र में सीमा क्षेत्र में अधिकार को लेकर के किन्हीं दो देशों के बीच में विवाद है, यानी वही दूरी 12 नॉटिकल 24 और 200 में दो देशों के बीच में क्लैश है, तो नामकरण को लेकर के भी समस्या उठती है। जैसे आज के तकरीबन 3 साल पहले की बात है, जो साउथ चाइना सी है, इसके नाम को लेकर के बड़ा बवाल उठा, है ना। या इसी तरह से जापान सागर को लेकर के भी विवाद हुआ, रसिया और जापान के बीच में नामकरण को लेकर के। तो कुल मिलाकर के हमने ये जान लिया कि एक बृहद महासागर में अवस्थित जो छोटे छोटे सागर होते हैं, इन्हीं को इनका सीमांत सागर बोलते हैं। तो इसमें हम लोगों ने मैपिंग में ये चीज देख ली, महाद्वीप, महासागर, सीमांत सागर। द्वीप क्या होते हैं? ये अपेक्षाकृत छोटे स्थल खंड होते हैं जो चारों ओर जल क्षेत्र से या जलीय भाग से घिरे हुए होते हैं, है ना। पता होना चाहिए, हम लोग देखेंगे भी जब आएंगे अभी मैपिंग में। प्रायद्वीप क्या होता है? पेनिनसुला, वह स्थलीय भाग जो तीन ओर से क्या हो? जल से घिरा हुआ हो, यानी वह स्थलीय भाग जो 3 दिशाओं से, 3 डायरेक्शन से जलीय क्षेत्र से घिरा हुआ हो, उसी को प्रायद्वीप बोलते हैं। जैसे अगर हम फिर इसी पर आ जाए, देख लेते हैं हम लोग दोनों के एग्जांपल में। देखें, जैसे लोग एग्जांपल के लिए अपने ही देश को लेते हैं, हमारा अपना प्यारा भारत। देखें, इंडिया में अगर ये वाला दक्षिण वाला भाग ये आप देखेंगे ऐसा, इधर में अरब सागर से, इधर में बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी से, और दक्षिण में इंडियन ओशियन से घिरा हुआ है, यानी ये दक्षिणी भाग भारत का ये प्रायद्वीपीय भाग है। हम बोल सकते हैं कि ये क्या है? ये प्रायद्वीपीय भारत है। बिल्कुल बेफिक्र होकर के इस तरह के शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम और कहीं देखना चाहें कि और हमको एग्जांपल कहाँ पे मिल सकते हैं, देखें यूरोप में हमें एक प्रायद्वीपीय मिल गया। एक चीज और जानना है, यहाँ पर ये शायद आपको स्पष्ट ना दिख रहा हो, अफ्रीका, ये अफ्रीका है और ये एशिया है, ठीक है ना। अफ्रीका और एशिया ये दोनों भी आपस में जुड़े हुए हैं, एक ऐसा स्ट्रक्चर है ऐसा जिससे जुड़े हुए हैं। और ये भाग भी इधर, इधर और इधर 3 ओर जल से घिरा हुआ है। इसमें उतना स्पष्ट शायद आपको नहीं दिख रहा हो, ये भी 3 ओर जल से घिरा हुआ है, शायद इसमें आपको नजर आ जाए, ठीक है। ये देखें, ये कौन से जलीय भाग है बात करेंगे। अब ऐसे में ये भी प्रायद्वीप है क्योंकि 3 ओर जल से घिरा हुआ है, और ये प्रायद्वीप का नाम है सिनाई, यानी अफ्रीका और एशिया भी आपस में जुड़े हुए हैं और इनको जोड़ने का काम कर रहा है सिनाई पेनिनसुला, सिनाई प्रायद्वीप। ये हो गया प्रायद्वीप का एग्जांपल। अब अगर द्वीप की बात करें तो ये देख लें, मेडागास्कर बढ़िया एग्जांपल है, जो चारों ओर जल से घिरा हुआ है। ये आइलैंड है ग्रीनलैंड आइलैंड, ये बहुत बड़ा आइलैंड है, ये भी देखें चारों ओर जल से घिरा हुआ है। आइसलैंड भी चारों ओर जल से घिरा हुआ है। इसी तरह से बहुत सारे छोटे छोटे देखें, फॉकलैंड आइलैंड यूनाइटेड किंगडम का, ये भी चारों ओर जल से घिरा हुआ है। तो ये सारे के सारे एग्जांपल हैं आइलैंड्स के। तो इस तरह से हम लोगों ने द्वीप और प्रायद्वीप इन दोनों का एग्जांपल भी देख लिया, और ये होते क्या है इस पर भी बात कर लिया, ठीक। ऐसे में जो महत्वपूर्ण शब्दावली, महाद्वीप, महासागर, सीमांत सागर, द्वीप, प्रायद्वीप, इस पर हमने चर्चा कर लिया। ये बड़े सामान्य हैं। अब थोड़ी ऐसी चीजें टेक्निकल जो कई बार फंसाती हैं, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे एक टर्म है, इसको बोलते हैं गल्फ, एक है बे, बाइट, साउंड। इसका भी हम लोग देखेंगे कि कहां कहां पर है गल्फ, बे, बाइट और साउंड। अगर आप इनका हिंदी देखेंगे तो गल्फ, बे, बाइट और साउंड, इन सब को हिंदी रूपांतरण में एक ही शब्द सामान्यतः प्रयोग कर दिया जाता है, और वो है खाड़ी, है ना। हिंदी में सबके लिए एक ही शब्द खाड़ी, जबकि वास्तविकता यह है कि गल्फ, बे, बाइट और साउंड ये सारे के सारे अलग हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं एक इमेज, है ना। इमेज देखने के बाद एटलीस्ट थोड़ा सा दिमाग में हमारे बनेगा कि अच्छा ठीक है, ये ऐसा चीज यहां पर देखने में आया, ठीक है। हालांकि मुझे लग रहा है कि इस वाले मानचित्र में सारी चीजें नहीं दिखेंगी। एक तो आप ये जान लें कि ये जो एरिया है ये है गल्फ, इसका नाम है गल्फ ऑफ मैक्सिको, ठीक। गल्फ हमको दिख गया। अब क्या है, क्या अंतर है, क्या समानता है, ये अलग की चीज। ये गल्फ हो गया, ये देखिए आपको मिल गया बे, गल्फ और बे ये दोनों चीजें हमको मिल गई, ठीक है ना। इसी तरह से अगर आप बाइट की बात करें तो यहाँ ये जो ऑस्ट्रेलिया का दक्षिण वाला ये वाला भाग है ना, ये बाइट का एग्जाम्पल है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया के मैप में जाकर के देखेंगे तो यहाँ आपको लिखा हुआ मिलेगा ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। अपना अटलस निकालें और अटलस निकाल करके ऑस्ट्रेलिया पे पहुंचे, और ऑस्ट्रेलिया पे पहुंचेंगे तो आपको दक्षिण में आपको बाइट नजर आ जाएगा। 3 चीजें मिल गई हमको, गल्फ मिल गया, बे मिल गया और बाइट मिल गया, ठीक है। ये बेसिक क्लास है और यहीं से बेस बन गया तो फिर मैपिंग बड़ा आसान हो जाएगा क्योंकि चीजें पता होंगी। गल्फ हमको मिल गया, बे हमको मिल गया, बाइट हमको मिल गया। हाँ, अब साउंड हमको नहीं मिल रहा है। जैसे यहाँ पर है नॉर्टन साउंड, ये यहाँ पे दिख नहीं रहा है। मैं कोशिश करता हूँ कि इसी इमेज में आपको दिख जाए, ज्यादा बेहतर। दिख नहीं रहा है नॉर्टन साउंड, खैर लैंकेस्टर साउंड देख लें, ये देख लें, ठीक। और अगर इसमें बिल्कुल क्लियर नजर नहीं आ रहा है तो ये खैर तकनीकी पक्ष है। आप अपना अटलस निकालें। हम लोग किस पर बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं गल्फ, बे, बाइट और साउंड, ठीक। इन 4 चीजों पर बात कर रहे हैं। गल्फ हमको, चलिए इसी में एग्जांपल्स हमको दिख रहे हैं जितने, हम लोग इसी पर बात करते हैं। देखिए गल्फ हमको मिल गया, गल्फ ऑफ मैक्सिको, ठीक। हमको हडसन बे मिल गया, ठीक। हमको साउंड मिल गया, ठीक है ना। अगर हम बाइट की बात करें तो यहाँ पर, हालांकि इसमें दिखा नहीं रहा है, ये
पॉइंट जो कंसेप्शन है, इस पॉइंट कंसेप्शन से नीचे ये देखिए अंदर की ओर धंसा हुआ भाग है, ठीक है ना, ये बाइट है और इसको बोलते हैं साउथ कैलिफोर्निया बाइट। साउथ कैलिफोर्निया बाइट। ठीक, मैं उम्मीद करूंगा कि आप अपने दिमाग में ये सारे के सारे इमेज बिठा लें। जैसे मैंने आपको बोला गल्फ, आप फटाक से नजर दौड़ा लीजिए गल्फ ऑफ मैक्सिको। मैंने आपको बोला बे, अब फट से चले जाइए हडसन बे। मैंने आपको बोला बाइट, अब फटाक से चले जाइए साउथ कैलिफोर्निया बाइट। और मैंने बोला साउंड, अब फटाक से चले जाइए लैंकेस्टर साउंड पर। सोचने वाला बात यह है, अगर आप गौर करेंगे तो ये सारे के सारे जलीय भाग हैं और ये सारे के सारे जलीय भाग महाद्वीपों के किनारे पर अवस्थित है। बावजूद इसके इनके नामों को अलग अलग लिखने की क्या आवश्यकता है, या अलग अलग अगर लिखा गया है तो क्या वास्तव में इसमें इनके कैरेक्टरिस्टिक्स में, इनकी विशेषताओं में कोई अंतर है, या ऐसे ही लिख दिया गया है। चार चीजें, गल्फ, बे, बाइट और साउंड। बिल्कुल दिमाग में इसको बिल्कुल बिठा लीजिए, गल्फ, बे, बाइट और साउंड। ठीक, एक एक को अगर हम लोग देखें, ये बिल्कुल इमेज दिमाग में बिठा लीजिए कहां पर गल्फ है। एक बार मैं फिर बोल रहा हूं कि देख लीजिए, गल्फ ऑफ मैक्सिको देख लीजिएगा, हडसन बे देख लीजिएगा, ठीक, साउथ कैलिफोर्निया बाइट देख लीजिएगा और लैंकेस्टर साउंड देख लीजिएगा। ठीक है, लैंकेस्टर साउंड। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर ये है क्या और इनमें अंतर क्या है या समानता क्या है। तीन चीजें, चार चीजें, गल्फ, बे, बाइट और साउंड। क्या ऐसा करते हैं, ठीक है, दो को एक साथ में देख लेते हैं। पहले गल्फ को और बे को, है ना। जैसे बे का एक और एग्जांपल है बे ऑफ बंगाल, है ना। ठीक है, गल्फ के बारे में पहली चीज ये जान लें कि ये वास्तव में ओशियन का एक पार्ट है, ये समुद्र का एक हिस्सा है जो अंदर की ओर धंसा हुआ होता है। ये अगर आपको ध्यान हो, जो देखा था हम लोगों ने गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये क्या है, ये भूमि की ओर घुसा हुआ है, ये भूमि की ओर प्रवेश करती है, भूमि की ओर प्रवेश करती है गल्फ। ठीक है, किसका भाग, समुद्र का भाग है, प्रवेश कहां करिए, घुसी हुई है भूमि की ओर। और दूसरा मसला यह है कि जो गल्फ का माउथ होता है, माउथ का मतलब जो इसका मुख होता है, ये संकीर्ण होता है, संकीर्ण मुख होता है। संकीर्ण मुख का मतलब क्या हुआ कि जैसे इसका जो मुहाना है, जो फेस है, इसका जो माउथ है, ये पतला होता है। जैसे अगर हम गल्फ ऑफ मैक्सिको की बात करें तो गल्फ ऑफ मैक्सिको में इंटर करने के लिए आप इधर देखें, स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा, ये पतला सा रास्ता है जिससे होकर के प्रवेश करना है। जबकि इसकी तुलना में जो बे है, इस बे का मुहाना चौड़ा होता है, बड़ा होता है तुलनात्मक रूप। अगर हम दोनों का कंपैरेटिव स्टडी करें तो ठीक, तो ये ध्यान देंगे कि जो गल्फ होता है, ये भूमि, ये सागरीय भाग है जो भूमि की ओर प्रवेश किए हुए होता है, और इसका जो फेस होता है, जो माउथ होता है, ये संकीर्ण होता है। ठीक है ना, और ये लगभग लगभग भूमि से घिरा हुआ होता है। ठीक, और ये अपेक्षाकृत गहरा होता है। कंपैरेटिवली इसका जो डेप्थ होता है वो ज्यादा होता है, या बोल सकते हैं कि एक गहरा प्रवेश है, यानी एक ऐसा क्षेत्र है जो कंपैरेटिवली गहरा होता है। अब चौथी विशेषता इसकी हम ये जान लें कि आखिर इस गल्फ का निर्माण कैसे होता है। भूवैज्ञानिकों का ये मानना है, भूवैज्ञानिकों का ये कहना है कि गल्फ के निर्माण के लिए भूपर्पटी का संचलन, भूपर्पटी का जब ही संचलन होता है तो यही उत्तरदायी है इस गल्फ के निर्माण के लिए। मैं फिर इस बात को दोहरा दूं, मैंने पहले ही बोला हुआ है कि मैपिंग में आपको कॉन्सेप्चुअल चीजों की भी जानकारी होनी आवश्यक है। मैपिंग का मतलब सिर्फ और सिर्फ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं होता कि कौन सा नदी नाला कहां कैसे, ठीक होता है, सिर्फ यही नहीं होता, इसमें कॉन्सेप्चुअल चीजें भी हैं। तो जैसे ही मैंने ये कहा कि गल्फ के निर्माण में भूपर्पटी के संचलन की भूमिका होती है, यानी भूपर्पटी के संचलन के परिणाम स्वरूप गल्फ का निर्माण होता है, फटाक से आपके दिमाग में भूपर्पटी का संचलन आना चाहिए। और इसके लिए आपके दिमाग में जो जियोमॉर्फोलॉजी में हम लोगों ने भू संचलन टॉपिक डिस्कस किया था, एक्सोजेनेटिक अर्थ मूवमेंट एंड एंडोजेनेटिक अर्थ मूवमेंट, ये दो चीजें, साथ ही साथ में प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट विवर्तन की, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। यानी इसके निर्माण के लिए भू संचलन, या हम कह सकते हैं कि विवर्तन की हलचल के परिणाम स्वरूप, या हम कह सकते हैं कि विवर्तन की हलचल के परिणाम स्वरूप भी गल्फ का निर्माण होता है। और अगर आपको ध्यान हो कि जब हमने बात किया था अबाउट टेक्टोनिक मूवमेंट के बारे में, विवर्तन की हलचल के बारे में, तो हमने बात किया था कि जब ही दो प्लेटों का अभिसरण होता है तो अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाली प्लेट का क्षेपण यानी सबडक्शन कम घनत्व वाली प्लेट के नीचे होता है। हमने ये भी बात किया था कि जो ओशियन प्लेट्स होते हैं, इन ओशियन प्लेट्स की डेंसिटी कंपैरेटिवली ज्यादा होती है, तुलनात्मक रूप से ज्यादा होती है, क्योंकि महासागरीय प्लेटों में महासागरीय क्रस्ट का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से होता है, जिसमें मैग्नीशियम, चूना और फेरियम यानी फेरस या लोहा इनकी प्रधानता होती है, मेजॉरिटी होती है, इसलिए इनकी डेंसिटी ज्यादा होती है। और इनकी डेंसिटी ज्यादा होने के कारण इनका क्षेपण अधिक गहराई में होता है, और जब इनका क्षेपण अधिक गहराई में होगा और इस वजह से जब गल्फ का निर्माण होगा, ऐसी स्थिति में इस गल्फ की गहराई भी क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी मैपिंग में हम लोगों ने एक नया मसला ढूंढ के निकाला, मतलब है तो कॉन्सेप्ट वही, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि चूंकि गल्फ का निर्माण सामान्यतः विवर्तन की हलचल के परिणाम स्वरूप होता है, जहां अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाली महासागरीय प्लेट का क्षेपण अधिक गहराई में होता है, अतः स्पष्ट है कि उन क्षेत्रों में निर्मित गल्फ की गहराई भी अधिक होगी, और यही कारण है कि गल्फ की गहराई बे की तुलना में अधिक होती है। ये बातें स्पष्ट होगी, ठीक। अब अगर हम बात करें बे के बारे में, हम लोग देख चुके हैं गल्फ का मतलब गल्फ ऑफ मैक्सिको, बे का मतलब हडसन बे, ठीक। बे क्या होता है, ये आंशिक रूप से भूमि से घिरा जलीय पिंड होता है, ठीक है ना। एक बात ये कि आंशिक रूप से भूमि से घिरा जलीय पिंड होता है। और मैं फिर बोल दूंगा, आपके दिमाग में ये चल रहा हो कि मैपिंग का मतलब बस खाली देख लो, नदी इधर से चली गई, नाला इधर से चला गया, ये पहाड़ है, तो मैपिंग सिर्फ यही नहीं होता है। चीजें हमको स्पष्ट पता होनी चाहिए कि आखिर ये होती क्या है, ठीक है। बे जो है ये आंशिक रूप से भूमि से घिरा हुआ जलीय पिंड होता है, और इसका जो प्रवेश द्वार होता है, ये प्रवेश द्वार इसका विस्तृत होता है। अभी हम लोगों ने देखा भी है कि इसका जो मुहाना होता है जिससे होकर के हम इसमें प्रवेश करें, वो थोड़ा चौड़ा होता है। गल्फ की तुलना में बे का मुख फेस जो होता है वो चौड़ा होता है। साथ ही साथ में ये प्रवेश द्वार जहां भूमि अंदर की ओर झुकी हुई होती है, जो लैंड होता है वो अंदर की ओर झुका हुआ होता है। एक बात और जान लें कि जो बे होता है ये समुद्र या झील, ठीक, ये समुद्र का भी हिस्सा हो सकता है या झील का भी हिस्सा हो सकता है। यानी
ये जरूरी नहीं है कि बे हमेशा समुद्र का ही भाग हो, ये समुद्र का भी हिस्सा हो सकता है और झील का भी हिस्सा हो सकता है, जबकि गल्फ के बारे में जान लें कि ये सिर्फ और सिर्फ समुद्र का ही हिस्सा हो सकता है। ठीक, ये अंतर हो गया। एक बात और, आमतौर पर अगर आप देखेंगे तो ये छोटे होते हैं और गल्फ से कम घिरे हुए होते हैं, यानी गल्फ जो है थोड़ा ज्यादा घिरे हुए होते हैं, बे थोड़ा कम घिरे हुए होते हैं, ठीक है ना। और ये सामान्यतः या आमतौर पर देखेंगे तो गल्फ से छोटे होते हैं, लेकिन विश्व में कई सारे ऐसे भी बे हैं जो कई सारे गल्फ से बड़े हैं। अंतर समझिएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे पर्वत की ऊंचाई पठारों से अधिक होती है, लेकिन दुनिया में बहुत सारे पठार ऐसे भी उदाहरण हैं जिनकी ऊंचाई बहुत सारे पर्वतों से ज्यादा है। बिल्कुल वैसे ही अगर हम आकार की बात करें तो आकार में गल्फ का आकार बड़ा होता है बे से, यानी गल्फ ज्यादा बड़ा होता है, बे छोटा होता है, लेकिन कुछ बे ऐसे हैं जो कई सारे गल्फों से भी बड़े हुए हैं, जैसे बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल ये बहुत सारे गल्फ से बड़ा है, तो इस तरह के एक्सेप्शन, इस तरह के अपवाद देखने को मिल जाता है। तो थर्ड वन इज, द फोर्थ वन इज, चौथी विशेषता इसकी ये है कि जो बे का निर्माण होता है ये सामान्यतः ये देखा गया है, भूवैज्ञानिकों का कहना है कि मुलायम चट्टानों, जो मुलायम चट्टाने हैं, तटीय या किनारे की जो मुलायम चट्टाने हैं, इन मुलायम चट्टानों के अपरदन के परिणाम स्वरूप इनका निर्माण हुआ है। यानी तटीय क्षेत्रों में जो मुलायम चट्टाने हैं, इनका जब इरोजन होता है तो उससे इनका निर्माण होता है। अब इनका इरोजन कैसे होगा? इनका इरोजन लहरों से, एक समुद्री लहरों के द्वारा इरोज होंगी तो उससे इसका निर्माण हो जाएगा, या जो हिम नदियां हैं, ग्लेशियल रिवर्स, इन हिम नदियों के द्वारा भी अपरदनात्मक कार्य के कारण इस प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण होता है। हाँ, एक बात और जान लीजिएगा कि कुछ बे ऐसे हैं जिनके निर्माण के लिए महाद्वीपीय विस्थापन उत्तरदायी है, यानी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, महाद्वीपीय विस्थापन, ध्यान रखिएगा, महाद्वीपीय विस्थापन के परिणाम स्वरूप भी कुछ बेस का निर्माण हुआ है। जैसे सबसे बेहतर इसका एग्जाम्पल हमको मिलेगा और यह है बे ऑफ बंगाल, ठीक, बंगाल की खाड़ी। जैसे बे ऑफ बंगाल का जो निर्माण हुआ, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, प्लेट टेक्टोनिक बेस के लिए उत्तरदायी है, क्योंकि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए हम लोगों ने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में देखा था। इसीलिए आप देखेंगे कि बे ऑफ बंगाल का एरिया बढ़ता जा रहा है, ठीक, क्योंकि जो इंडियन प्लेट है वो कंटीन्यूअसली नॉर्थ ईस्ट की ओर शिफ्ट होता जा रहा है, तो इसका आकार बढ़ता चला जाए। तो कुछ बेस ऐसे भी हैं जिनके लिए कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट उत्तरदायी है, हम बोल सकते हैं कि विवर्तन की हलचल भी इसके निर्माण के लिए उत्तरदायी है। हाँ, एक बात और जान लें, सामान्यतः ये देखा गया है या देखा जा सकता है कि जो बेस होते हैं, जो बे होते हैं, ये सर्कुलर या सेमी सर्कुलर होते हैं, इनका जो शेप होता है, इनका जो शेप होता है ये सर्कुलर, यानी बोले तो वृत्ताकार होगा, या सेमी सर्कुलर हम कह सकते हैं अर्ध वृत्ताकार, यानी बे का जो शेप होता है ये सामान्यतः वृत्ताकार या अर्धवृत्ताकार होता है। तो ये हमने देखे अंतर गल्फ और बे में, ठीक। नेक्स्ट अगर हम बात करें, दो चीजें बची हुई हमारी, गल्फ हो गया, बे हो गया, अब हमें देखना है बाइट और साउंड, है ना। और बाइट में हम लोगों ने भी एग्जांपल देखा था, साउथ कैलिफोर्निया बाइट। देखिए बाइट क्या होता है, ये एक बात तो ये कि साउंड की तुलना में, जैसे हम लोगों ने भी देखा ना लैंकेस्टर साउंड, है ना, नॉर्टन साउंड, हालांकि नॉर्टन साउंड उसमें दिखा नहीं, लेकिन ये जान लें कि ये साउंड की तुलना में उथला होता है। पहली बात तो ये साउंड की तुलना में उथला होता है। अब एक बात समझिए, अगर ये साउंड की तुलना में उथला है, इसका मतलब कि इसमें जो जल की गहराई है वो कम है, और जल की गहराई कम होने के कारण यहाँ पर बड़े बड़े पानी के जहाजों का आ पाना बड़ी चुनौती हो जाएगी, बड़ा कठिन हो जाएगा आ पाना। इसीलिए ये कहा जाता है कि जो साउंड वाला क्षेत्र होता है, जैसे लैंकेस्टर साउंड, जो साउंड वाला क्षेत्र होता है, ये नौवहन हेतु खतरनाक होता है। यानी यहाँ पर नौवहन बहुत बेहतर नहीं माना जाता है, यहाँ पर जो जहाज है पानी के उनको लेके आना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जल की गहराई कम है, जाहिर सी बात है बड़े बड़े जहाज उसमें आगे बढ़ नहीं पाएंगे, फंस जाएगा मामला, ठीक। एक तो ये बात। दूसरा, बाइट के बारे में जान लें कि जो कर्व होता है ये इसमें कम होता है, यानी मोड़ जो होता है, जो वक्रता जिसको बोलते हैं, ये कम होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये अपेक्षाकृत कम वक्रता वाला होता है, यानी इसमें जो कर्व होता है ये कम होता है। और हम अगर देखें तो ये पाएंगे कि अपेक्षाकृत कम वक्रता के साथ ये तट रेखा पर अवस्थित होते हैं, ठीक। एक तो ये हो गया। जैसे मतलब अगर हम कुछ एग्जांपल की बात करें कि बाइट के कोई उदाहरण हो, तो जैसे अभी हम लोगों ने बात किया था कि ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, उदाहरण में एक हम लोग ऑस्ट्रेलिया वाला देख लेते हैं। तो मैं एक इमेज ऐसा कुछ बना दे रहा हूं, ऐसे, है ना, ये ऑस्ट्रेलिया है, और ऑस्ट्रेलिया में ये जो एरिया है ना, ये द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, ठीक। ये एक बेहतर उदाहरण है ऑस्ट्रेलिया का। और देखें द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, ये ऑस्ट्रेलिया में दक्षिणी तट रेखा के साथ फैला हुआ है। अगर हम इसकी विशेषता देखें तो एक बात ये पाएंगे कि ये दक्षिणी तट रेखा के साथ फैला हुआ है, यानी इसका विस्तार दक्षिणी तट रेखा के साथ में है। और ये तटीय चट्टानों की एक श्रृंखला के द्वारा चिन्हित है, ये तटीय चट्टानों की एक श्रृंखला द्वारा चिन्हित है। मतलब अगर आप अटलस में देखेंगे तो इस चीज को पाएंगे, है ना। अभी हम आपको अटलस भी दिखा रहे हैं कि कौन सा आपको लेकर के पढ़ना है, हिंदी अंग्रेजी बहुत तरह के कंफ्यूजन होते हैं बच्चों में, ठीक। हाँ, एक बात और जान लीजिएगा कि ऑस्ट्रेलिया में ये जो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट का तटीय क्षेत्र है, यहाँ पर लोग खूब भीड़ लगाते हैं, खूब टहलने के लिए आते हैं। वजह क्या है? एक तो वेल मछली देखने आते हैं, मतलब बढ़िया पर्यटक स्थल है ये, वेल मछली देखने आते हैं, सर्फिंग के लिए आते हैं, है ना, जो होता है मतलब सामान्य बोलचाल में आप कह सकते हैं कि लहरों पर चलना, कुछ इस तरह का होता है, वेब सर्फिंग वाला, वाटर सर्फिंग, तो वो सर्फिंग के लिए ये क्षेत्र बहुत प्रसिद्ध है। इसी तरह से अगर आप बाइट का एक और एग्जाम्पल देखें तो बाइट का एक एग्जाम्पल आपको अफ्रीका में मिल जाएगा, ठीक। जैसे अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं अफ्रीका को, देखिए मैं फिर बोलूंगा
एक तो जो ये मैं अफ्रीका बना दिया या इस तरह का ऑस्ट्रेलिया बना दिया, आप जब मुख्य परीक्षा देते हैं थोड़ा सा भी मौका मिले आप फटाक से डायग्राम बनाएं, पहली चीज। दूसरी बात यह है कि डायग्राम आप तभी बना पाएंगे जब आप हाथ से प्रैक्टिस करेंगे। सिर्फ और सिर्फ इमेजेस को देख लेने से खुश हो जाना ये शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है, आप यकीन करो बच्चों बाद में बहुत पीड़ादायक होता है, ठीक। और ये मुख्य परीक्षा व्यक्तिगत अनुभव में बता रहा हूँ कि मुख्य परीक्षा के टाइम पर आपको अपने हाथ से बनाया गया ही इमेज काम करेगा। आप सीडी देख लें, पिक्चर देख लें, देखने में खूब सुंदर लगेगा। मैं आपको एक वीडियो ऐसे दिखा दूं कि देखो ये ज्वालामुखी फट रहा है, अंदर से बड़ा अच्छा लगेगा, अरे वाह ऐसे फटता है ज्वालामुखी। लेकिन अब अगर आपको वोल्केनो का डायग्राम बनाना हो तो फिर समझ में आ जाएगा, दिमाग की नसें फट जाएंगी, ज्वालामुखी तो फट चुका जहां पे फटना था। बहरहाल ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट, और इस अफ्रीका कॉन्टिनेंट में इधर पश्चिम में यहां पर आपको बाइट ऑफ बेनिन, बाइट ऑफ बेनिन, हम लोग गलत बात कर चुके, बेबात कर चुके, बाइट पे बात कर रहे हैं। तो ये जो बाइट ऑफ बेनिन है इसका वास्तव में ऐतिहासिक महत्व है। थोड़ा सा बात करते हैं क्योंकि मैपिंग का सेक्शन है, जैसा हम लोगों ने बात किया कि इन्फॉर्मेशन, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, कॉन्सेप्चुअल जो क्लियरिटी है, ये सारी चीजें मिलजुल के ही मैपिंग में काम आती हैं। तो ये जो बाइट ऑफ बेनिन है अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर, इसका ऐतिहासिक महत्व है। क्या है कि यूरोपीय लोगों के आगमन के साथ ठीक इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर जो दासों का व्यापार था, ठीक है ना, वो बड़ा संपन्न था। मतलब आप ऐसे समझिएगा कि इस वाले तट पर क्या होता था कि दासों का व्यापार खूब फला फूला, बड़े पैमाने पर यहाँ पर दासों का व्यापार होता था, और इसीलिए इस तट को एक नाम दे दिया गया और वो था गुलाम तट। अजीब बात है, यानी जो बाइट ऑफ बेनिन का तटीय क्षेत्र है अफ्रीका में, उसका इतिहास में इसलिए महत्व है, इतिहास में इसलिए चर्चा में रहा कि यहाँ से बड़े पैमाने पर दासों का व्यापार होता था, और दासों का व्यापार इतना कि इस व्यापार के मामले में यह क्षेत्र बड़ा संपन्न था, और इसीलिए इसका नाम ही रख दिया गया गुलाम तट। मजेदार बात यह है। इसी तरह से जैसा हम लोगों ने शुरुआत में देखा था, चूंकि बात हम लोग पहले कर चुके हैं इसलिए फिर हम बात कर लेते हैं कि जो अमेरिका में, जैसे अमेरिका का अगर हम नॉर्थ अमेरिका का डायग्राम बनाएं, समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ है, और हमने बात भी किया है कि नॉर्थ अमेरिका, बस इतना ही हम बना रहे हैं समझने के लिए, कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पश्चिम में आप देखेंगे साउथ कैलिफोर्निया बाइट, साउथ कैलिफोर्निया बाइट, ये सब उदाहरण है बाइट के, गल्फ के देखे हमने, बे के देखे, अब बाइट की बात कर रहे हैं। अच्छा, इस साउथ कैलिफोर्निया बाइट का जो विस्तार है ना, अभी हम लोगों ने देखा था कि जो पॉइंट कंसेप्शन है वहां से लेकर के सैन डियागो तक, पॉइंट कंसेप्शन से लेकर के सैन डियागो तक, क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो, आप अटलस उठा करके देख लें, वहां पर दोनों मिल जाएंगे, पॉइंट कंसेप्शन भी मिल जाएगा और सैन डियागो भी मिल जाएगा। तो पॉइंट कंसेप्शन और सैन डियागो के बीच का जो तटीय क्षेत्र है ये वास्तव में साउथ कैलिफोर्निया बाइट का तटीय क्षेत्र है, ठीक है ना। इसके बारे में ये बात जान लें कि 16वीं शताब्दी में जो स्पेनिश खोजकर्ता थे, इन खोजकर्ताओं के आने से पहले, ध्यान दीजिएगा कि 16वीं शताब्दी में जो स्पेनिश खोजकर्ता, अच्छा हम लोग मैपिंग में आएंगे ना, मतलब कंटेंट स्टार्ट करेंगे आज, ये तो बेसिक क्लास है, तो उसमें हम लोग नॉर्थ अमेरिका में आएंगे तो हम लोग देखेंगे कि नॉर्थ अमेरिका में किस क्षेत्र से स्पेनिश आए, किस क्षेत्र से ब्राजीलियन आए, किस क्षेत्र से जो यूरोप के अन्य जो फ्रेंच हैं वो किस क्षेत्र से आए, ठीक, ये हम लोग देखेंगे डायग्राम में पूरा। तो यहाँ 16वीं शताब्दी में स्पेनिश खोजकर्ताओं के आने से पहले स्वदेशी अमेरिकी वो यहाँ पर रहते थे, है ना, इस तटीय क्षेत्र में जो स्वदेशी अमेरिकी हैं वो यहाँ पर रहते थे। स्वदेशी अमेरिकी का मतलब ये ना कि जो अमेरिका के मूल लोग थे वो इस दक्षिणी कैलिफोर्निया बाइट के तट पर यहाँ आसपास रहते थे, और यहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है ना बड़ा शानदार है, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, भूमध्य सागरीय जलवायु, हम लोग बात कर ही चुके हैं क्लाइमेटोलॉजी में कि भूमध्य सागरीय जलवायु की क्या विशेषता है। मजेदार बात यह कि विंटर्स में रेनफॉल होता है, तो यहाँ पर उसी तरह का जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है वो भी किया जाता है। तो बहरहाल ये बाइट का एग्जाम्पल है ना। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो अब लास्ट हमारा मसला बचता है, और ये बचता है साउंड, और अभी हम लोगों ने देखा है एग्जाम्पल के लिए लैंकेस्टर साउंड, इसी तरह एक है नॉर्टन साउंड। तो साउंड जानने होता क्या है कि इसको भी किसी एक बड़े समुद्र या बोले महासागर के प्रवेश के रूप में वर्णित किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि साउंड वह तटीय क्षेत्र है जो प्रवेश द्वार के रूप में होता है, यानी किसी भी महासागर में, सागर में अगर इंटर करना है तो साउंड से होकर के जाएंगे, तो इसको इसीलिए प्रवेश द्वार बोलते हैं। आमतौर पर यह क्या करता है कि समुद्र तट को किसी द्वीप से अलग कर देता है ना। तो ये जान लीजिएगा कि आमतौर पर ये समुद्र तट को द्वीप से अलग कर देता है, ठीक है ना। अब एक बात और जान लें कि ये जो साउंड है, इस साउंड में, जैसे एग्जांपल है लैंकेस्टर साउंड, नॉर्टन साउंड, तो इस साउंड में क्या क्या चीजें, समुद्र तट क्षेत्र भी आता है, यानी तटीय क्षेत्र का संबंध भी साउंड से होता है, लैगून्स भी इसमें आते हैं, ठीक, लैगून्स हम लोगों ने बात कर लिया है इंडियन ज्योग्राफी में, लैगून्स भी इसमें आते हैं। जो कृत्रिम तट रेखा है जो फॉर्म किया जाता है बाई एंथ्रोपोजेनिक इंपैक्ट यानी ह्यूमन इंटरफेरेंस के द्वारा, ठीक, तो जो कृत्रिम तट रेखा है इसका संबंध भी साउंड से हो जाता है, ठीक है ना। अब जब इतने किनारे का मामला है तो हो सकता है कि डेल्टा आता हो, निश्चित तौर पर डेल्टा भी इसमें शामिल किया जाता है, यानी समुद्र तट, लैगून, कृत्रिम तट रेखा, ठीक, डेल्टा, या जो चट्टानी तट है, रॉक कोस्ट है ना, जो चट्टानी तट हैं, ये सारी की सारी आकृतियां इस साउंड के साथ में हो सकती है, इस साउंड वाले एरिया में हो सकती है, ठीक है ना। जैसे अगर हम इसके उदाहरण की बात करें, जैसे एग्जांपल में हम लोग देख रहे थे ना, तो बहुत सारे हैं, जैसे यूएसए में देख लें, पुगेट है, सेंट हेलेना है, सेंट हेलेना है, ठीक है ना, ये इसका एग्जांपल है। कनाडा में अगर आप देख लें तो कनाडा में आपको बर्कले हो गया, लैंकेस्टर जो अभी हम लोगों ने देखा है उसमें लैंकेस्टर साउंड हो गया, एक और है जिसको डेसोलेशन साउंड बोलते हैं, हालांकि एटलस में नहीं दिया हुआ है, डेसोलेशन साउंड है, ये सारे के सारे कनाडा से संबंधित है। ऑस्ट्रेलिया में अगर देखें तो ऑस्ट्रेलिया में आपको कैम्पडन, किंग जॉर्ज, मॉन्टेग्यू, ये सारे के सारे साउंड मिल जाएंगे, ठीक? तो ये हम लोगों ने देख लिया गल्फ, बे, बाइट और साउंड, इनको देख लिया, ठीक है ना। अब अगला हमें देखना है, एक सुनने में आता है स्ट्रेट, ठीक, या पासेज जिसको बोलते हैं, हिंदी में इसका जो नाम है ये बोलते हैं इसको जल संधि, या फिर इसके लिए जल डमरू मध्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। नाम बड़ा मजेदार है हिंदी में,
स्ट्रेट या पासेज, जिसको हिंदी में जल संधि या जल डमरू मध्य कहा जाता है। ये होता क्या है? ठीक है, हिंदी वाला समझ ले। जल संधि का मतलब हुआ, संधि का मतलब जोड़ना, जल का मतलब वाटर को, यानी ये वह क्षेत्र होता है जो दो जलीय भागों को जोड़ता है। प्लस प्लस लगा दिया, समझना है। और अगर दो जलीय भागों को जोड़ेगा तो क्या करेगा? दो स्थलीय भागों को सेपरेट करता है, अलग करता है। यानी स्ट्रेट या जल संधि वास्तव में वह क्षेत्र होता है जो दो जलीय भागों को आपस में जोड़ता है और स्थलीय भागों को एक दूसरे से सेपरेट करता है, अलग करता है। एक है जिसको बोलते हैं स्थल संधि। स्थल संधि, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्थमस। नाम से ही स्पष्ट है कि स्थल, जैसे जल संधि था, जलीय भागों को जोड़ रहा था, स्थलीय भागों को अलग कर रहा था। स्थल संधि है, ये क्या करता है? तो स्थलीय भागों को जोड़ता है, पहली बात, और दो जलीय भागों को अलग करता है। ठीक, यानी जल संधि जलीय भागों को आपस में जोड़ता है, स्थल संधि मतलब स्थलीय भागों को आपस में जोड़ता है। और जब स्थल को जोड़ेगा तो जल को अलग करेगा, जल को जोड़ेगा तो स्थल को अलग करेगा। ठीक, ये चीजें हो गई। अब देखें, क्यों ना हम लोग इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। मिल जाता है तो बहुत अच्छा। देखें, ठीक है, देखें, ये मिल गया स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा। ठीक है, यानी फ्लोरिडा की जल संधि। ये क्या कर रहा है कि इधर में इस सारगैसो सागर वाले भाग को इधर में गल्फ ऑफ मैक्सिको से जोड़ रहा है। बीच में है, ये दोनों को आपस में जोड़ दे रहा है। जबकि क्या कर रहा है कि ये फ्लोरिडा प्रायद्वीप को इस क्यूबा से अलग कर रहा है, इस आइलैंड से अलग कर रहा है। ठीक है, तो ये दो स्थलीय भागों को क्या कर रहा है? अलग कर रहा है और इन दो जलीय भागों को आपस में जोड़ रहा है। ठीक है, अब देखें, इसी तरह से इधर में आपको मिल जाएगा पनामा स्थमस। हालांकि इसमें लिख नहीं रखा है, शायद आपको इसमें मिल जाए, खैर इसमें भी नहीं लिखा हुआ है, आप इसे जान लें कि ये पनामा स्थमस है, जो दो स्थलीय भागों को आपस में जोड़ रहा है और उत्तर में कैरिबियन सी और दक्षिण में गल्फ ऑफ पनामा को एक दूसरे से अलग कर रहा है। इसी तरह से इसका एक बड़ा बेहतर एग्जांपल मिलता है एशिया में, इसका नाम है स्थमस ऑफ क्रा। ठीक, वो इसका एक बेहतर एग्जांपल, जब हम लोग एशिया मैपिंग करेंगे एशिया का, तो वहां पर हम लोग इसको अच्छे से देख लेंगे। तो कुल मिलाकर के हम लोगों ने जो मैपिंग का बेसिक है उस पर हम लोगों ने बात करी। अब अगर हम देखें, जैसा हम लोगों ने शुरुआती दौर में इमेजेस देखे थे, या हम लोगों ने देखा था कि ये कॉन्टिनेंट अस्तित्व में आए, है ना, और ये ओशियंस अस्तित्व में आए। अब देखें एक बार फिर से, अगर हम पूरे ग्लोब पर देखें, पूरे अर्थ पर, तो जो नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट हैं ये हैं 7। जैसे जील इंडिया की बात हम अभी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसको ठीक है मिला है, खोज हुई है, ऑस्ट्रेलिया के पास में है ना, उसकी चर्चाएं हैं, लेकिन अभी उसके बहुत सारे फीचर्स इस तरह सामने नहीं आ पाए हैं कि उसके बारे में हम चर्चा करें। 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ओशिनिया और अंटार्कटिका। ये हो गए। अगर आप ओशियंस की बात करें, ठीक, तो देयर आर 5 ओशियंस। जैसे कई बार क्लास में अगर पूछ लिया जाता है कि बहुत सारे बच्चे अपना पढ़ के आए, उनसे पूछ लिया जाता है कुल कितने महासागर हैं, तो कई बार बच्चों के मुंह से निकलता है 7, क्योंकि उनके दिमाग में वही गाना चल रहा होता है, 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे। वास्तव में वहां समंदर की बात हो रही है, और समंदर को हम मान के चलें कि उसमें दिव्या भारती जी बात कर रही हैं जो सीमांत सागर हैं उनके बारे में। हो सकता है कि किसी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाना हो, अब किसी को अमेरिका से चल के और इस रास्ते से ऐसे होते 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 भारत आना है, बहुत सारे फ्रंटियर्स ही हो सकते हैं, 7 क्या 12 हो सकते हैं। तो कोई गाना बना दे कि 12 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आई, वो अलग चीज है। हम बात करें महासागर की, ओशियन की। जैसे कॉन्टिनेंट के बारे में हमने देख लिया कौन कौन से हैं। अगर हम ओशियंस के बारे में बात करें तो देयर आर 5 ओशियन। कौन कौन से? पैसिफिक ओशियन, ठीक, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, 3 ये हो गए, साउदर्न ओशियन 4, और नॉर्दर्न ओशियन या आर्कटिक ओशियन 5। यानी देयर आर 5 ओशियंस एंड 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व में, पूरे ग्लोब में 7 महाद्वीप और 5 महासागर हैं। ठीक, कौन कौन से हैं ये आपको सामने दिख रहा है। अब देखें, जैसे मैपिंग में अगर हमें किसी भी कॉन्टिनेंट का मैप स्टार्ट करना है, मतलब मैपिंग करना है अगर किसी कॉन्टिनेंट का, तो उसका तरीका क्या होता है ना। पहली चीज तो ये कि किसी एक महाद्वीप को लेकर के चलना है ना। अच्छा, एक बात और कि जैसे एक बात आता है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप क्षेत्रफल के आधार पर, आपके दिमाग में होगा कि हम इस पर बात करें कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप क्षेत्रफल के आधार पर, और बड़े से छोटा का क्रम, विश्व में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, एक और अधिक से कम पॉपुलेशन महाद्वीपों के आधार पर, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन उसका तरीका दूसरा है। पहले हम एक एक महाद्वीप को देखें, जब सारे महाद्वीप को देख लेंगे तब फिर जाकर के हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। थोड़ा सा तरीका मेरा उल्टा है, ठीक है ना। यानी कि पहले इसको देख लिया फिर एक एक को देखा, नहीं, पहले सबको जान लें, जब सबके बारे में जानकारी हो जाएगी तब फिर उठा करके एक साथ में सबका कंपैरेटिव स्टडी करेंगे हम। तो ये दिमाग से निकाल दीजिएगा अभी। अब देखें, जैसे हम लोगों ने जब क्लाइमेटोलॉजी पढ़ा था, तो क्लाइमेटोलॉजी में हमने विषुवत रेखा के बारे में बात किया था, हमने कर्क रेखा के बारे में बात किया था, हमने मकर रेखा के बारे में बात किया था, आर्कटिक वृत्त रेखा, अंटार्कटिक वृत्त रेखा, इसके बारे में बात किया था। मैपिंग जैसे किसी कॉन्टिनेंट को शुरू करने से भी पहले हमारा तरीका यह होना चाहिए कि हम सबसे पहले महत्वपूर्ण अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं को देखें। महत्वपूर्ण अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं देखें। महत्वपूर्ण अक्षांश और देशांतर रेखाओं में कुछ चीजें मैं अभी बताऊंगा और कुछ चीजें आपका होमवर्क होगा, HW होगा। जैसे महत्वपूर्ण अक्षांश और देशांतर रेखाओं में सबसे पहले हम बात करेंगे, और ये है विषुवत रेखा के। जैसे अगर महत्वपूर्ण अक्षांश देशांतर रेखाओं की बात करें तो एक तो विषुवत रेखा हो गया, एक कर्क रेखा, एक मकर रेखा, एक आर्कटिक वृत्त रेखा, एक अंटार्कटिक वृत्त रेखा। ठीक, तो उम्मीद करता हूं कि आपको पता होगा कर्क रेखा का मतलब 23.5 डिग्री नॉर्थ, उत्तरी। मकर रेखा का मतलब
23.5 डिग्री साउथ। आर्कटिक का मतलब 66.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक, अंटार्कटिक का मतलब 66.5 डिग्री साउथ। ये सारी चीजें हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है ना। और इन सबके साथ साथ में 0 डिग्री देशांतर रेखा, जिसको प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, 0 डिग्री देशांतर रेखा, जिसे हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। अब देखें, इसके बाद चूंकि मैं बोल चुका हूं, देखें सबसे पहली चीज तो ये मैं इसीलिए लाके मैंने रखा कि मैं आपको दिखा दूंगा। एक तो बच्चों में कंफ्यूजन ये होता है कि जो अटलस लें वो हिंदी का लें या इंग्लिश का लें। निसंदेह आप अंग्रेजी का लीजिए। हिंदी माध्यम होने का ये कदापि मतलब नहीं है कि आप अटलस भी हिंदी में ही पढ़ें। और आप यकीन करें, हिंदी का अटलस अगर आप उठा करके देखते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एशिया में एक आध रीजन है जो इंग्लिश वाले से बेहतर दिया है। बाकी पूरे के पूरे अटलस में लोकेशंस कम है, मतलब लोकेशंस को कम उसमें रिप्रेजेंट किया हुआ है, डायग्राम भी उतना क्लियर नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको अटलस इंग्लिश वाला लेना है। और इंग्लिश वाले में ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट अटलस लेना है। मतलब मैं इस तरह से आपको दिखा दे रहा हूं, ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट अटलस ले लेना है इसको। ठीक, करना क्या है कि अभी इस पर हम लोग आ रहे हैं, इसीलिए हम रुके हैं यहाँ पे। जैसे एक तो तरीका यह है कि आपको जो क्लास नोट्स मिलता है उस क्लास नोट्स में सारे के सारे इंफॉर्मेशन होता है। ठीक, साथ ही साथ में क्योंकि ये मैपिंग का सेक्शन है तो आपको अटलस को ओपन करके रखना है। एक और बात, अगर आप 2 अटलस रखते हैं अपने पास में तो वो समझिए मच बेटर है, कोई अपराध की बात नहीं है। अगर किसी के पास में 2 अटलस है तो वो अच्छी चीज है। हो सकता है कि कुछ जो लोकेशंस हो वो किसी एक वाले में ना दिया हो, दूसरे में दिया हो, दूसरे में ना दिया हो, पहले वाले में दिया हो। तो इसमें आपको क्या करना है कि जैसे आप उठाएंगे अटलस ना, जैसे कई बार बच्चों को क्या होता है कि जब ये कहा जाता है कि चलो अटलस में काम करो, नॉर्थ अमेरिका ओपन करें। जैसे क्लासरूम में मैं बताऊं कि अगर मैं बोलूं कि फटाक से नॉर्थ अमेरिका खोलें फिजिकल, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे पेजेस ऐसे ढूंढते हैं कि कहां होगा, समझ नहीं पाते हैं। तो पहली बात तो ये कि नॉर्थ अमेरिका का हम लोग इमेज देख चुके हैं, अच्छा वो देखने में कैसा लगता है ये हमको पता है, या ऑस्ट्रेलिया देखने में कैसा है, साउथ अमेरिका देखने में कैसा है। अगर उससे भी आप बहुत कंफर्ट नहीं हो पा रहे हैं कि इस तरह से करें, तो इसमें अटलस में जो कंटेंट वाला पार्ट होता है शुरू में देखेंगे, उसमें बाकायदा पेज नंबर है। इसमें दिया हुआ है कि इंडिया के स्टेट्स, इंडिया का थीमेटिक, हम लोग बात कर चुके हैं थीमेटिक मैप क्या होता है। थीमेटिक मानचित्र में पूरा का पूरा आपको और क्लियरिटी हो जाएगी कि थीमेटिक मतलब स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को जब दिखाया जाता है, तो क्लाइमेट का, एनुअल टेंपरेचर, एनुअल रेनफॉल का, हिस्ट्री का, नेचुरल डिजास्टर का सारा। ठीक, फिर कॉन्टिनेंट एंड रीजन में एशिया फिजिकल लिखा मिलेगा, एशिया पॉलिटिकल सामने बाकायदा पेज नंबर लिखा हुआ मिलेगा। ठीक, तो आप जब भी सीक्वेंस देखेंगे जो अपने यहाँ चलता है, अपने मतलब इंडिया में, जैसे अगर आप अमेरिका में पढ़ रहे होते तो शुरुआत में यूएसए होता, हमारे यहाँ पर शुरुआत में इंडिया है, इंडिया का सारा विद स्टेट, और स्टेट्स में फिजिकल पॉलिटिकल दोनों अगल बगल इसको। इसके बाद में एशिया है, फिर यूरोप, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर अफ्रीका, फिर ओशिनिया, फिर पोलर रीजन का दिया हुआ है, यानी जो अंटार्कटिका वाला है। ठीक, साथ ही साथ में ओशियंस को बताया हुआ है। आगे चलेंगे तो पूरे के पूरे वर्ल्ड का एक साथ दिया हुआ है। ठीक है ना, तो वर्ल्ड में आप हमें शुरू यहीं से करना है। वर्ल्ड में सबसे पहले जाएंगे। और एक बात और कि ऐसा नहीं है कि सारे के सारे अटलस में, जैसे आपके पास और किसी आपके मित्र के पास सेम अटलस है, लेकिन जरूरी नहीं कि पेज नंबर एक ही हो, थोड़ा ऊपर नीचे होता है, वो डिपेंड करता है कि किस वर्ष के प्रकाशन का है ना। हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो ये देखना है विषुवत रेखा। देखें जैसे क्लासरूम में आप होते तो मैपिंग कराने के टाइम पे मेरी आदत होती है मैं बच्चों के बीच में ही घूमता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये चीज संभव नहीं है, इसलिए अटलस मैं साथ में ले लिया हूं। और मैं आपको दिखा दूं कि सबसे पहले वर्ड वाला ये वाला आपको चैप्टर ओपन कर लेना है, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं मैपिंग वाले में, कौन सा चैप्टर है क्या है। तो सबसे पहले आपको इस वाले चैप्टर में जाना है, और इस चैप्टर में आप देखेंगे वर्ड पॉलिटिकल है ना। हम लोग पॉलिटिकल से स्टार्ट करेंगे, वजह क्या है मैं बताऊंगा। वर्ड पॉलिटिकल से स्टार्ट करेंगे, ये वाला इमेज आपको मिल जाएगा, पूरा पूरा मैप मिल जाएगा। आपने क्या करना है कि इस वाले अटलस से आपको फाइंड करना है ये कि जो विषुवत रेखा है ये कौन कौन से महासागरों से होकर के गुजरता है। एक बात, ठीक, देखिए बड़ा मजेदार बात है कि महासागरों से होकर के गुजरने में अटलांटिक ओशन, ठीक, पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन तीन ही है। क्योंकि आर्कटिक और अंटार्कटिक से गुजरने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि विषुवत रेखा के बारे में हम लोग जानते हैं कि बिल्कुल बीचों बीच में खींची गई क्षैतिज रेखा। ठीक, तो एक तो हमें देखना है कौन कौन से महासागरों से होकर के गुजरता है, और एक हमें देखना है कि कौन कौन से महाद्वीपों से होकर के गुजरती है। ठीक, अब एक काम करते हैं, एक बार हम चलते हैं वर्ड वाले इमेज पे, है ना। थोड़ा सा हमारे लिए आसान होगा इस चीज को समझना, और मेरे लिए आसान होगा थोड़ा तो बताना। ठीक है क्या कि जब अभी शुरुआती दौर में जब हम लोग मैपिंग पे बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि यहां पर लिखा हुआ नॉर्थ पैसिफिक, साउथ पैसिफिक, नॉर्थ अटलांटिक, साउथ अटलांटिक, इस तरह की बातें की थी हम लोगों ने। ठीक है, यहां पर ये है 0 डिग्री यानी इक्वेटर, इसको विषुवत रेखा बोलते हैं। ठीक है ना, ये ठीक। हमें ये देखना है कि विषुवत रेखा कौन कौन से महासागरों से होकर के, तो एक तो हमें मिला पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर को विषुवत रेखा ने 2 बराबर भागों में बांट दिया, एक उत्तर में और एक दक्षिण में। जो इस विषुवत रेखा के उत्तर में है इसको नॉर्थ पैसिफिक ओशन कहा गया, और जो दक्षिण में है इसको साउथ पैसिफिक ओशन कहा गया। आगे ये इसी तरह से अटलांटिक ओशन को इसने बांट दिया, नॉर्थ अटलांटिक ओशन और साउथ अटलांटिक ओशन में इसने बांट दिया अंध महासागर को। आगे चल करके ये इंडियन ओशन से होकर के गुजर रहा है, लेकिन इंडियन ओशन को इसने नॉर्थ और साउथ में नहीं बांटा। वजह यह है कि हाँ, ये बात जरूर है कि पैसिफिक इक्वेटर यानी विषुवत रेखा के उत्तर में भी अवस्थित है और दक्षिण में भी, लेकिन क्योंकि इंडियन ओशियन का यानी हिंद महासागर का विस्तार उत्तर में उतना नहीं है जितना कि अटलांटिक या प्रशांत महासागर का, इसलिए 2 बराबर भागों में बांट पाना संभव है ही नहीं। ये संभव ही नहीं कि इसको 2 बराबर भागों में बांट दे। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये 3 महासागरों से होकर के गुजरता है। अगर महाद्वीप की बात करें तो अब ध्यान रखिएगा, उत्तर अमेरिका से होकर के नहीं गुजर रहा है, ये दक्षिण अमेरिका से होकर के गुजर रहा है, अफ्रीका से होकर के गुजर रहा है और एशिया से होकर के गुजर रहा है। एक बात ये आपको ये भी जानना है कि ये कौन से महाद्वीप में किन किन देशों से होकर के गुजरता है। जैसे अगर हम दक्षिण अमेरिका की बात करें तो दक्षिण अमेरिका में देखें ये इक्वाडोर से होकर के गुजर रहा है, कोलंबिया से होकर के गुजर रहा है और ब्राजील से होकर के गुजर रहा है, यानी इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील से होकर के गुजर रहा है। जब हम अफ्रीका में पहुंचते हैं तो ये गुजर रहा है कहां से, देखिए गैबोन से। आप अपने एटलस में ध्यान से इसको देखेंगे, गैबोन से, फिर कांगो से, फिर डोमिनिकन रिपब्लिक ऑफ कांगो, ठीक, और इसके लिए एक और शब्द या इस देश को जायरे भी बोलते हैं, इसमें लिखा हुआ है। तो गैबोन, कांगो, जायरे, ठीक, युगांडा, केन्या और सोमालिया, ठीक है ना, इनसे होकर के गुजर रहा है। और आपको इन देशों के नाम याद होने चाहिए।
क्योंकि यूपीएससी भी प्रारंभिक परीक्षा में कई बार इस तरह की चीजें पूछ लेता है। थोड़ा तुच्छला टाइप का फैक्ट है ना, तुच्चा टाइप का फैक्ट है, लेकिन फिर भी पूछ लेता है। अब पूछ लिया, मान लीजिए यही आपका फैक्ट गलत हो गया, तो ये ऐसे तथ्य हैं जो 98% लोगों के सही होते हैं और आपके गलत हो गए। एग्जाम में आप तब एग्जाम से बाहर नहीं होते हैं जब आप कठिन सवाल गलत करके आते हैं। एग्जाम से आप बाहर तब हो जाते हैं या कंपटीशन से बाहर तब हो जाते हैं जब आप सरल सवालों के जवाब गलत देकर के आते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अफ्रीका में कौन कौन से देशों से होकर गुजरता है। एशिया में अगर आप देखें तो एशिया में दक्षिण पूर्व एशिया से होकर के गुजरता है, और दक्षिण पूर्व एशिया में अगर हम कंट्री की बात करें तो ये होकर के गुजरता है इंडोनेशिया से, ठीक है ना, इंडोनेशिया जिसको, ठीक है ना, बिल्कुल सेम। इसी तरह आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोले तो कर्क रेखा को ध्यान देना है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन बोले तो मकर रेखा को ध्यान देना है, ठीक। जैसे कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा भी पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, ठीक। और यहां देखें आप, ये अरेबियन सी से होकर के गुजर रहा है, ठीक। अभी देखिएगा बे ऑफ बंगाल से होकर के नहीं गुजर रहा है, ये ध्यान देंगे, ठीक। ये ऐसा। अब आपको ये ध्यान रखना है कि इधर में ये कौन कौन से कंट्रीज है। एक देखिए कैलिफोर्निया से होकर के गुजर रहा है, मैक्सिको से होकर के गुजर रहा है। अब एक चीज और देखें, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो कर्क रेखा है, अगर आप गौर फरमाएंगे तो आपको दिखेगा ये फ्लोरिडा और क्यूबा, इन दोनों के देखें बीच से होकर के गुजरता है, ये इन दोनों के बीच से। अब यही चीजें हैं नजर की बात। अब यूपीएससी देख लें प्रॉब्लम्स में इस तरह की चीजें पूछता है, हो सकता है कि वो पूछ ले स्टेटमेंट में कि कर्क रेखा फ्लोरिडा और क्यूबा के बीच से होकर के गुजरता है। अब आपने खूब पढ़ा लेकिन ये चीज ध्यान ही नहीं दिया, मिस हो गया, ठीक। या अच्छा एक बात और ध्यान रखेंगे कि जब हम लोग ओशियंस वाले पे आएंगे तो आपको ये भी ध्यान देना होगा कि विषुवत रेखा के उत्तर में कौन कौन से द्वीप हैं, दक्षिण में, इसी तरह कर्क रेखा के उत्तर दक्षिण में क्या कोई ऐसा आइलैंड है जिससे होकर के विषुवत रेखा कर्क, मकर, आर्कटिक या अंटार्कटिक रेखाएं होकर के गुजरती हैं, या कौन सा ऐसा देश जिसकी राजधानी इसके बिल्कुल निकट है तो उत्तर में है कि दक्षिण में है, ऐसी चीजों को देखना होता है। अब हम देखें कि यहां से आगे बढ़े तो हम आगे अफ्रीका, अफ्रीका में वेस्टर्न सहारा, मॉरिटानिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया और इजिप्ट, इनसे होकर के गुजरा है। आगे बढ़ेंगे तो सऊदी अरेबिया और यूएई से आगे ओमान को टच करते हुए आगे इंडिया, ठीक, बांग्लादेश, ठीक, और म्यांमार से होता हुआ चाइना, से होता हुआ ताइवान, या करके गुजर रहा है। तो आपके नोट्स में ये चीजें प्रॉपर मेंशन होनी चाहिए, बनी होनी चाहिए, है ना, कि इस तरह से होकर के ये गुजर रहा है। इसी तरह से 66.5, ठीक, ये बोले तो आर्कटिक सर्किल, ठीक है, अलास्का से, कनाडा से, ग्रीनलैंड से, लेकिन देखिए आइसलैंड इसके नीचे है, ये ध्यान देंगे। जो आर्कटिक वृत्त रेखा है, आइसलैंड उसके दक्षिण में है, ना कि उत्तर में है, ठीक? इसी तरह से पूछ ले। आगे चलेंगे तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड से होते हुए रसिया, और रसिया से होते हुए ये आगे निकल जाता है। इसी तरह से अगर आप 66.5 डिग्री साउथ यानी अंटार्कटिका देखेंगे तो ये एक तो अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट से होकर के गुजर रहा है ना, ठीक, इससे होकर के गुजर रहा है, और ये साउदर्न ओशन से होकर के गुजर रहा है, दक्षिणी ध्रुव महासागर से होकर के गुजर रहा है। ये चीजें हो गई। अब आपको यहाँ एक चीज और ध्यान देना है, और वो ध्यान देना है प्राइम मेरिडियन कहाँ से हो, ठीक है। अब ये प्राइम मेरिडियन अगर आप देखें तो यूरोप से होकर के गुजरती है, अफ्रीका से होकर के गुजरती है, और अंटार्कटिका को टच यानी अंटार्कटिका से होकर के गुजरती है। 3 महाद्वीप, यूरोप, अफ्रीका और अंटार्कटिका, इनसे होकर के प्राइम मेरिडियन गुजरती है। अब देखें आपको ये ध्यान देना है कि आर्कटिक वृत्त रेखा और प्राइम मेरिडियन एक दूसरे को कहां काटते हैं, कौन से ओशन में काटते हैं, अटलांटिक ओशन में, ठीक। इसी तरह आपको देखना है कि प्राइम मेरिडियन और इक्वेटर एक दूसरे को कहां काटते हैं, या प्राइम मेरिडियन और कर्क रेखा एक दूसरे को कहां काटते हैं, प्राइम मेरिडियन और मकर रेखा एक दूसरे को कहां काटते हैं, प्राइम मेरिडियन और 66.5 डिग्री दक्षिण ये एक दूसरे को कहां काटते हैं। ये पॉइंट्स आपको देखना। जैसे अगर आपसे पूछ ले या स्टेटमेंट में देखें कि कर्क रेखा और प्राइम मेरिडियन रेखाएं एक दूसरे से अल्जीरिया में मिलती हैं। अब अगर आपने इस चीज को ध्यान नहीं दिया, मिस हो गया, निकल यहाँ से एक सवाल आपका, है ना। तो ये आपको ध्यान देना है कि ये रेखाएं एक दूसरे को कहां काटती हैं। जैसे आर्कटिक और प्राइम मेरिडियन अटलांटिक ओशन, कर्क और प्राइम मेरिडियन अल्जीरिया, विषुवत रेखा और प्राइम मेरिडियन ये अटलांटिक ओशन, और कहां पर, ये गुयाना के पश्चिम में, गैबोन के पश्चिम में, ठीक, या मकर रेखा और ये साउथ अटलांटिक ओशन, ठीक। और इस चीज को आपको ध्यान देना, यानी ये चीज आपके होमवर्क में, ये HW है। जैसे जो बच्चे ऑफलाइन क्लास में रहते हैं या जो रहे हैं उनको ये पता है कि मेरी क्लास में 2 तरह से चीजें होती हैं, बिल्कुल बच्चों वाला काम रहता है ना। भले आपको लगे कि आप बहुत बड़े हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा तरीका हमारा ये रहता है कि एक तो क्लास में जो होता है उसको हम CW के तौर पे करते हैं, और होमवर्क बाकायदा मिलता है, HW मिलता है, ठीक। तो आज का होमवर्क आपका ये है कि एक तो इस अटलस में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस अटलस में जो आगे चैप्टर्स दिए हैं उन चैप्टर्स के नाम को देख लेना है ना, कि देखना कि अच्छा ये चैप्टर, उसको पढ़ के अच्छा ये पेज नंबर पे देखने में ऐसा लगता है, बस, ज्यादा कुछ नहीं। और उसको देखें तो ये जरूर ध्यान दें कि कौन सा महाद्वीप देखने में कैसा लगता है ना, वो देखने में किस तरह से लगता है, वो शेप उसका कैसा है, ये चीज आपको ध्यान देना है। यानी इन चीजों को देखने के साथ, है ना, आपको ये चीज ड्रॉ कर लेनी है, मतलब आपके अपने नोट्स में, ठीक। देखें आप अक्सर इंटरव्यू देते होंगे टॉपर्स के, तो बोलते हैं क्या कि आपका अपना नोट्स होना चाहिए, तो आप भी अपना बनाना स्टार्ट करें, और मैपिंग का तो खैर होना ही चाहिए। आज ही से आप ये बनाना स्टार्ट करें, और एक पेज पर विषुवत रेखा, यानी कि एक ही पेज में आप हौच पौच करते हैं विषुवत, कर्क, मकर, सारे के सारे अलग अलग पेजेस पे। क्यों? क्योंकि अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, मैगजीन आपके पास जा रही है, आप मैगजीन पढ़ रहे हैं, या आप दृष्टि की वेबसाइट पे कोई न्यूज़ देख रहे हैं, यूट्यूब पे कोई न्यूज़ में कोई जगह चर्चा में आ गया, आपने फटाक से उसको एटलस में ढूंढा कि कहाँ पे, और आपने देखा कि वो विषुवत रेखा के पास में, तो फटाक से एक इमेज बनाइए, विषुवत रेखा उत्तर दक्षिण कहाँ पे है, इसको फट से वहां पर मेंशन करें। देखिए यही तरीका है सफल होने का। बाकी सफलता का कोई शॉर्टकट ना तो था, ना है, और ना ही कभी होगा, ठीक। तो ये काम आपको लगातार करते रहना है ना। अब इसके बाद में मामला स्टार्ट होता है कि अब हम लोग मैपिंग शुरू करें। अब देखिए मैपिंग शुरू करने में हमारे पास बहुत सारा स्कोप है। हम नॉर्थ अमेरिका से कर सकते हैं, साउथ अमेरिका से कर सकते हैं, एशिया से कर सकते हैं, यूरोप से कर सकते हैं, कोई भी कॉन्टिनेंट उठा के कर लें। जब भी आप क्लासरूम में होते हैं तो वहां पर सामान्यतः मैं इस बात को पूछता हूं कि कौन सा कॉन्टिनेंट शुरू किया जाए, तो जो मेजोरिटी में होता है उस कॉन्टिनेंट को शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं आपको सलाह ये दूंगा कि मैपिंग की शुरुआत उस कॉन्टिनेंट से करें जिसको करना आसान हो। जैसे अगर आप एशिया करेंगे ना, आप यकीन मानिए आप पजल हो जाएंगे। एशिया मैपिंग में आप पजल हो जाएंगे, ठीक। आप अफ्रीका करें, वो आसान है। आप ओशिनिया करें, वो तो बहुत आसान है। लेकिन सबसे बेहतर जो तरीका है वो है, मुझे लगता है, नॉर्थ अमेरिका से स्टार्ट करना काफी ईजी है, और वहां सबके एग्जांपल लगभग मिल रहे हैं, गल्फ बे, बाइट, साउंड, इन सबके एग्जांपल्स मिल जा रहे हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पर
अब हम लास्ट में एक बात कर लेते हैं कि हमारा तरीका क्या होना चाहिए। सामान्यतः विद्यार्थी करते क्या है कि मैप उठाया, पर्वत दिखा पर्वत देख लिया, नदी दिखा नदी देख लिया, लॉस एंजल्स दिखा तो उसे देख लिया, कैलिफोर्निया दिखा उसे देख लिया। ये तरीका नहीं है। मैपिंग को करने का एक पैटर्न होता है, ठीक है ना, एक तरीका होता है, और वो होता है कि सबसे पहले जिस कॉन्टिनेंट को करना है उसको चारों ओर से घेर लिया जाए। ठीक? इसके लिए एक छोटी सी कहानी है, एक भारतीय सम्राट की कहानी है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन आज की क्लास में यहीं तक। अगली क्लास में हम लोग मैपिंग को स्टार्ट करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि एक दिन में 1 से 1.5 कॉन्टिनेंट को हम लोग कवर करें। जो बहुत ज्यादा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है उस पर मैं बोलूंगा, है ना, उसको लिखना या इस तरह से करना बहुत मजेदार होगा नहीं, है ना, तो वो मैं कोशिश करूंगा कि हम लोग उसको 1 से 1.5 कॉन्टिनेंट, 1 से 1.5 कॉन्टिनेंट का मतलब आप मैं उम्मीद करता हूं समझ पा रहे होंगे, एक क्लास में हम लोग कवर करें। ठीक, आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं हम लोग।